हाँ, तो मैं ये बोल रहा था, कल मैं बता रहा था ऑस्टिन एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ छूट गया था ऑस्टिन में बताना कि ऑस्टिन में ये छूट गया था कि लॉ शुड बी फॉलोड एज इट इज, यानी लॉ जो है उसको जैसा है उसी तरह से फॉलो करना पड़ेगा। ये ऑस्टिन का मोस्ट इम्पोर्टेंट पहलू है जो आपको लिखना पड़ेगा। लॉ शुड बी फॉलोड एज इट इज। हाँ जी रोम जी, क्या बोल रहे हैं? हैप्पी बर्थडे आपको। हाँ बोलिए, आपने हैंड रेज किया था रोम जी। रोम नहीं शंकर नहीं जी, संतोष, गुड आफ्टरनून। गुड एक सेकंड हो आफ्टरनून। जाइए, थोड़ा सा मैं हेडफोन कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर बोलिएगा मुझे। हेलो, आवाज़ आ रही है? मैं एक बार और बोल देता हूँ फिर से, क्योंकि उस वक्त मैंने मेरा हेडफोन अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाया था, अब हो गया है। हाँ बताइए, आवाज़ आ रही है आप लोगों तक अच्छे से? मैं अच्छे से ऑडिबल हूँ आप लोगों को? हेलो। हाँ हाँ, आ हाँ रहा है। तो हाँ, तो कल जॉन ऑस्टिन में पढ़ा रहा था कमांड थ्योरी, उसमें से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट गया था। मैं दोबारा बता दे रहा हूँ क्योंकि उस वक्त हेडफोन नहीं लगा हुआ था, हो सकता है अच्छे से आवाज़ ना गया हो। कि उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लिखना ही है कि लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन। उसके बाद लिखना है कि अकॉर्डिंग टू जॉन ऑस्टिन लॉ शुड बी फॉलोड एज इट इज। तो जो जैसा लॉ है उसी तरह से फॉलो होना चाहिए, उसमें हम लोग आनाकानी नहीं कर सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ था जो मैं कल बताना भूल गया था। और ऑबिडियंस जो था वो मैं बता देता हूँ। ऑबिडियंस का मतलब ये होता है कि आप किसके प्रति जिम्मेवार हैं। तो वहाँ ऑबिडियंस जो तो उसमें लिखा हुआ है जॉन ऑस्टिन में, वो ऑबिडियंस था कि जो भी सब्जेक्ट है वो राजा के लिए ओबिडेंट होंगे, और राजा जो है उसके ऊपर जो भी होगा वो ड्यूटी इम्पोज करेगा, तो ड्यूटी को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ड्यूटी से ही उनको ओबिडियंट होने की प्रवृत्ति आएगी। ठीक है, तो हम लोग आगे चलेंगे और देखेंगे। तो ये मैंने आप लोगों को क्लियर करा दिया है, और हम लोग स्कूल में फिर आगे बढ़ेंगे। कल हम लोगों ने 2 स्कूल किया था, और आज कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा करें। और अगर आप लोग ज़्यादा क्लास करेंगे, 7 बजे तक रहेंगे, तो मैं कोशिश करूँगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं कंप्लीट करा दूँ और आप लोगों का क्लियर करा दूँ साथ साथ। तो सबसे पहले हम लोग स्कूल को ही कंप्लीट करते हैं, फिर हम लोग दूसरे टॉपिक पर चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, एक फ्लो बना रहेगा। नहीं तो कोई दूसरा टॉपिक अगर शुरू कर लेंगे तो फ्लो नहीं बना रहेगा। तो हम लोग जो स्कूल अभी करने जा रहे हैं, वो जो स्कूल में मैं आपको पहले बता दूं पॉजिटिविस्ट और नेचुरलिस्ट में क्या डिफरेंस है, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। तो पॉजिटिविस्ट का मतलब होता है कि कोई भी इंसान के पास एक पोजीशन मिला हुआ है, ठीक है, उस पोजीशन पर बैठ के या उस पोजीशन के आधार पर वो डिसाइड करता है कि हाँ ये चीज़ होना चाहिए, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। तो डिसाइड करके लोगों को ऑर्डर देता है, कमांड देता है, उसको फॉलो करना पड़ता है। तो इसी के लिए इसका नाम दिया गया है पॉजिटिविस्ट थ्योरी। और नेचुरल थ्योरी क्या होता है? नेचुरल नेचर से जो आया हुआ थ्योरी है, उस थ्योरी को हम लोग मानते हैं। उस थ्योरी को जो मानते थे नेचर के, तो भगवान के द्वारा थ्योरी दिया गया है कि सूर्य हमेशा पूर्व में उगेगा, उस तरह की थ्योरी है। सूर्य हमेशा वेस्ट में जो है सेट करेगा, डूबेगा। तो ये जो हमारा है नेचुरल थ्योरी है, नेचुरलिस्ट थ्योरी, जो नेचर के आधार पर जो लोग बताते हैं उसी को हम लोग नेचुरलिस्ट थ्योरी भी बोलते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों का? कोई डाउट है तो बताइए। तब तक मैं अपना व्हाइट बोर्ड कनेक्ट कर ले रहा हूँ। आप लोगों तक आवाज जा रही है? चैट बॉक्स में खोल ले रहा हूँ साथ साथ। हाँ, लिख के भेज दो लोग, चैनल का नाम बोल रहे हैं। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ चैनल का नाम। यहाँ पे चैट बॉक्स में आप देख लीजिए। आप इस पर जाके सर्च करेंगे इस चैनल में तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, कल वाले और आज वाले भी। मैं क्लास खत्म होने के बाद अपलोड करूँगा। और हम लोग कोशिश करेंगे कि 40-50 मिनट का मैच को 1 घंटे का से एक सेशन रखें, उसके बाद 5 से 10 मिनट का गैप दें, जैसा सब लोगों का सहमति होगा। उसके बाद फिर दोबारा कंटिन्यू करेंगे सेशन को, ठीक है? क्योंकि ब्रेक भी जरूरी है, क्योंकि माइंड जो है वो थक जाता है लगातार करते करते। तो इसी प्रकार से हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। एक लोग आ गए हैं, लोग आते रहते हैं, लोग एडमिट करना पड़ता है। चलिए, लोग आ गए, एडमिट कर दिया मैंने। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि हम लोगों को जो भी इम्पोर्टेंट जो भी है वो केल्सन और जो ऑस्टिन है वो एग्जाम्स में घुमा फिरा के आते ही हैं। और भी इनको किया गया था, क्या बोलते, ऑस्टिन को और भी लोगों ने किया था।
ऑस्टिन को और भी लोगों ने क्रिटिसाइज किया था, तो उनके बारे में भी आप अपना टाइम निकाल के पढ़ लीजिएगा। नहीं तो नोट्स तो आप लोगों के पास होगा ही, उससे पढ़ लीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट आएगा तो पूछ लीजिएगा। तो काफ़ी लोगों ने ऑस्टिन को किया है क्रिटिसाइज, तो आप देख लीजिएगा किस आधार पर उनको क्रिटिसाइज किया गया है। तो हम लोग किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, और अगर मेरी स्पीड तेज हो जाए तो वो भी बता दीजिएगा, क्योंकि टाइम कम है, पढ़ाना ज़्यादा है। तो एक ऑटोमेटिकली माइंड पर प्रेशर होता है कि आपको थोड़ा जल्दी करना होगा। तो थोड़ा बहुत कभी आप लोगों को लगे कि हाँ जो गाड़ी बहुत तेज भाग रही है, काफ़ी स्पीड में करा रहा हूँ, तो आप लोग चैट बॉक्स में लिख के या हैंड रेज करके बीच में बता दीजिएगा, फिर मैं स्लो होके आप लोगों को कंटिन्यू कर दूंगा, ठीक है। तो हाँ, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा होगा, तो कल वाला ये स्क्रीन खुला हुआ है। चलिए मैं नया स्क्रीन खोल देता हूँ। तो जो लिखा हुआ है स्क्रीन पर वो है लॉ मेंटर संतोष, वही मेरे चैनल का नाम है, जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा, ठीक है। तो चलिए, तो आगे चलते हैं और हम डिस्कस करते हैं सब जो चीज़ें हैं। स्कूल जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उस स्कूल में आगे बढ़ेंगे और स्कूल के अगले थ्योरी को हम लोग देखेंगे। 2 थ्योरी हमारी कंप्लीट है। कौन कौन कंप्लीट हो चुकी है, जैसा कि आपको मालूम होगा, कमांड थ्योरी, और कमांड थ्योरी को ही इम्परेटिव थ्योरी भी बोला जाता है। तो अगर एग्जाम में आपको इम्परेटिव थ्योरी आ जाए तो वही कमांड थ्योरी है जॉन ऑस्टिन की। आप कमांड थ्योरी में जो भी आपको पढ़ाया गया है, आपने पढ़ा है, और जो भी आपने नोट्स बनाया है वही लिख के आइएगा। कमांड थ्योरी का दूसरा नाम है इम्परेटिव थ्योरी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा जो भी चीज़ें हैं, जो कल मैं किसी कारणवश बताना भूल गया था, तो मैं आज आप लोगों का क्लियर कर दिया हूँ, ठीक है। तो हम लोगों को जो भी है, सबसे पहले हम लोग जो थे एनालिटिकल स्कूल में देख रहे थे चीज़ों को, देखेंगे जर्मी बेंथम है, उसमें मील है, जॉन स्टुअर्ट मिल, ऑस्टिन है, केल्सन है, हार्ट है, शालमंड है, हॉलैंड है, ये सारे लोग हैं। उसके बाद जर्मी बेंथम जो थे वो शुरू में सबसे पहले दिए थे। जर्मी बेंथम का थॉट क्या था कि मैक्सिमम गुड फॉर द मैक्सिमम पीपल, और इसीलिए इसको यूटिलिटेरियन थ्योरी कहा गया था। मैं अभी थोड़ा थोड़ा सबका वो झलक बता रहा हूँ, फिर मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। झलक इसलिए बता दे रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि ये माना गया है कि ऐसा रूल होना चाहिए जॉर्ज जर्मी बेंथम के अनुसार कि ज़्यादा लोगों को वो हेल्प पहुँचा सके और ज़्यादा लोग उससे हेल्प पाकर अपने लाइफ को आसान बना सके और उनके फेवर में लॉ हो। तो मैक्सिमम गुड फॉर द मैक्सिमम पीपल यूटिलिटेरियन थ्योरी कहा गया था, और इसी को यूटिलिटेरिज्म भी बोला जाता है। जॉन ऑस्टिन का हम लोगों ने कल कमांड थ्योरी देख लिया था। ऑस्टिन का थ्योरी सॉवरेनिटी का भी हम लोगों ने कल देख लिया था। उसके अलावा हम लोग जो भी है पॉजिटिव मार्क और निगेटिव मार्क को भी कल डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग आते हैं, हार्ट ने लीगल क्रिटिसिज्म किया था, उसको भी देख लिया था। उसके बाद केल्सन की प्योर थ्योरी ऑफ लॉ भी हम लोगों ने कल देख लिया था। इसमें बेसिक नॉर्म जो है, ग्रंट नॉर्म, उसको भी हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था। अब हम लोग जो है हिस्टोरिकल स्कूल की तरफ चलेंगे और हम लोग मोंटेस्क्यू, ह्यूगो, हेगल, सेविग्नी, प्यूचा, मैनी, ये सारे लोग हैं जिसके बारे में पढ़ेंगे। मैक्सिमम बेनिफिट विद लेस फ्रिक्शन, जी हाँ सही कहा आपने। तो क्या करें, पहले सोशियोलॉजिकल स्कूल कर ले या हिस्टोलॉजिकल कर ले, जैसा आप लोग बोले। चैट में भी लिख के बता सकते हैं, आप बोल के भी बता सकते हैं, कौन सा स्कूल पहले करें बताइए। सोशियोलॉजिकल स्कूल का, ठीक है। तो सोशियोलॉजिकल स्कूल को ही पहले करते हैं, समझते हैं उसके बारे में, और कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके इसको कंप्लीट करें, ताकि अगले टॉपिक पर भी जा सकें, क्योंकि पढ़ना बहुत है और टाइम बहुत कम है और समझना ज़रूरी है। चीज़ों को लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, चलिए अच्छी बात है। तो हम चलते हैं, सोशियोलॉजिकल स्कूल को ही पहले पढ़ लेते हैं।
सोशियोलॉजिकल स्कूल जो है वो उसमें जो जो हम लोग उसमें क्या क्या देखेंगे, वो अलग अलग लोगों का थॉट देखेंगे कि कैसे कैसे क्या होता है। धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, तो सोशियोलॉजिकल स्कूल इसलिए बनाया गया था क्योंकि देखिए इंसान होता है, ह्यूमन होता है, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ ये सोशियोलॉजिकल स्कूल में एक ह्यूमन होगा। आप लोगों को दिख रहा है? थोड़ा सा ये कर दूँ, चेंज कर दूँ कलर। हाँ, तो देखिए ह्यूमन होगा। तो ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सोशियोलॉजिकल स्कूल। तो इसमें हम लोग देखते हैं इंडिविजुअल, एक ह्यूमन होगा जिसको हम लोग इंडिविजुअल कह सकते हैं। ये ह्यूमन है, ये इंडिविजुअल है, यानी एक इंसान है, एक किसी को वो डिनोट कर रहा है, किसी के बारे में ये बता रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग ह्यूमन है, इंडिविजुअल है। और इनका जो रिलेशन होगा सोसाइटी के साथ साथ, क्या होगा? रिलेशन। इनका जो रिलेशन होगा ह्यूमन का सोसाइटी के साथ और स्टेट के साथ। किस किस के साथ? सोसाइटी के साथ और स्टेट के साथ। सोसाइटी, दोबारा सोसाइटी लिखा गया, सॉरी, हाँ, सोसाइटी और स्टेट के साथ। तो सोशियोलॉजिकल स्कूल में यही बताया गया है कि जो भी रिलेशन है इंडिविजुअल का सोसाइटी और स्टेट के साथ वो चेंज करता है, समय चेंज करता है। अलग अलग थ्योरी जो दिया गया है, किसी लोगों ने कुछ बताया, अलग अलग लोग आए और अलग अलग जूरिस्ट ने अलग अलग बातें बताई। कोई सोसाइटी के साथ ऐसे रिलेशन बताया सीधा सीधा, कोई दूसरे तरह से रिलेशन बताया, कोई ऐसे रिलेशन बताया, कोई ऊपर से रिलेशन बताया, कोई दाएं से रिलेशन बताया, कोई बाएं से रिलेशन बताया। यानी अलग अलग लोगों ने, अलग अलग जूरिस्टों ने अलग अलग बातें की हैं। और ये इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है, कब से किस सेंचुरी में आया? तो ये 20th सेंचुरी में आया था सबसे पहले सोशियोलॉजिकल स्कूल। और इसमें जो भी है सोशियोलॉजी का महत्व हुआ। इंसान जो है वो समाज से है, क्योंकि समाज से ही एक इंडिविजुअल होते हैं, इंडिविजुअल मिलके सोसाइटी बनाते हैं। बहुत सारे इंडिविजुअल एक जगह रहते हैं और एक जगह रहना और एक तरह की चीज़ें करना, एक तरह का त्यौहार मनाना या एक तरह का खान पान करना या एक तरह की शादी विवाह का फंक्शन होना, तो ये सारे चीज़ जो है वो सोसाइटी को फॉर्म करते हैं। तो इसीलिए सोशियोलॉजिकल में जो सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनके बारे में बताया गया है कि जो वो लोग हैं वो सोसाइटी में रहते हैं और सोसाइटी अलग अलग जो भी थिंकर हैं उन्होंने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू दिया और बताया। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि सोसाइटी जो भी है वो एक प्रकार का डिसिप्लिन है। सोसाइटी में लोगों को एक प्रकार का डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पे अगर आप सोसाइटी में रह रहे हैं, जिस सोसाइटी की डिसिप्लिन है कि इंटरकास्ट मैरिज नहीं करना है, और अगर आप सोसाइटी में इंटरकास्ट मैरिज कर लेते हैं तो आपको वो सोसाइटी वाले वैल्यू नहीं देंगे और आपको सोसाइटी से बेदखल कर देंगे। आप लोगों को ऐसा पता होगा। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि सोसाइटी में जो भी डिसिप्लिन है उसको फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद जो भी सोसाइटी में बताए गए होते हैं, जो भी सामाजिक जो भी हमारे ऊपर ऑब्लिगेशंस हैं उसको फॉलो करना पड़ता है। और यही प्राइम रीजन है, ठीक है, यही प्राइम रीजन है कि हम लोग सोसाइटी में एक नए स्कूल ऑफ लॉ को जन्म देते हैं। एक नया स्कूल ऑफ लॉ हमको दिखता है क्योंकि सोसाइटी के सारे फैक्टर को वो ध्यान में रखते हुए, ठीक है, सोसाइटी को साइंस, ये सोशल साइंस है, यानी समाज में जो भी घटनाएं घट रही हैं, सामाजिक घटना, ठीक है। तो ये जन्म देता है एक नए स्कूल का जिसको हम लोग सोशियोलॉजिकल स्कूल बोलते हैं। और सोशियोलॉजिकल स्कूल जो है उसमें अलग अलग लोग आए और अलग अलग बातें बताई, उनके थॉट को हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे जूरिस्ट है जिनका नाम है अगस्ट कॉम्टे, क्या नाम है उनका? अगस्ट कॉम्टे के बारे में हम लोग जानते हैं कि अगस्ट कॉम्टे क्या थे। इनका जन्म हुआ था 1786 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1857 में। तो इन्होंने जो भी अपना थ्योरी दिया है, इस थ्योरी को हम लोग साइंटिफिक पॉजिटिविज्म कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? साइंटिफिक पॉजिटिविज्म। इन्होंने जो थ्योरी दिया है उसको हम लोग साइंटिफिक पॉजिटिविज्म कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद अगस्ट कॉम्टे थे वो कहाँ के थे, ये सब भी आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपको नंबर मिलेगा, ताकि पता चलेगा कि हाँ इनको इसके जो भी जूरिस्ट है उसके बारे में इन बच्चों को मालूम है। तो ये कहाँ के थे? फ्रेंच के थे, यानी फ्रांस के ये क्या थे? फ्रांस के ये फिलोसोफर थे, ठीक है,
फ्रांस के फिलोसोफर थे। तो इन्होंने फिलोसोफर थे, तो इन्होंने अपने जो भी थॉट थी उन्होंने यूज किया था, और इन्होंने ये कहा था, इनका कहना था कि जो सोशियोलॉजी जो है वो एक प्रकार का सोशियोलॉजी जो है वो साइंस ऑफ सोशियोलॉजी है, यानी सोशियोलॉजी भी एक प्रकार का विज्ञान है, समाज का विज्ञान है। जो समाज में जो घटनाएं घटती हैं ये एक प्रकार का विज्ञान है, और इनका जो मेथड था उस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, साइंटिफिक पॉजिटिविज्म कहते हैं, क्योंकि ये अप्लाई करता था कि हम लोग किसी भी चीज को, समाज में जो भी चीज हो रहा है उसको साइंटिफिक मेथड पे तौल के माप के पता करें, साइंटिफिक मेथड से देखें समझें और विचार करें कि ये सही चल रहा है या गलत चल रहा है। उदाहरण के तौर पे कि अगर समाज में एक उदाहरण के तौर पे है कि सेम जो भी है गोत्र में शादी अलाउ नहीं है, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ कि सेम गोत्र शादी जो है अलाउ नहीं है, या सपिंडा, ठीक है, सेम गोत्र शादी अलाउ नहीं है या सपिंडा अलाउ नहीं है, तो इसको हम लोग कैसे मान लें कि ये सही है या गलत है? इसको तभी सही या गलत मानेंगे जब हम लोग इसको चेक करेंगे। किससे चेक करेंगे? जब हम लोग साइंटिफिक मेथड से चेक करेंगे कि हाँ ये सही है या गलत है। उदाहरण के तौर पे अगर सेम गोत्र में शादी होती है या सपिंडा में शादी होती है तो ऐसा कहा जाता है कि मान लेते हैं उदाहरण के तौर पे कि एक इंसान को अगर कोई बीमारी होगा, एंसेस्ट्रल बीमारी होगा जो उसके अंदर चलते हुए आ रहा होगा, तो उससे वो उस अब सब में फैला देगा, तो उसमें शादी हो जाएगी तो दिक्कत हो सकता है। तो साइंटिफिकली से अगर ये प्रूव हो रहा है तो सही है, तभी इस सोशियोलॉजी के मापदंड पर इनको डाल के चेक किया जाएगा। तो इसीलिए साइंटिफिक पॉजिटिविज्म कहा था कि समाज में जो भी घटनाएं घट रही हैं उसको हम लोग आंख बंद करके सही नहीं मानेंगे, इसको हम लोग साइंस की कसौटी पर उतार के चेक करेंगे। अगर साइंस की कसौटी पर ये सही खरा उतरता है तो इसको हम लोग लॉ मानेंगे, तो इसको फॉलो करेंगे। अगर साइंस की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है तो इसको हम लोग लॉ नहीं मानेंगे और इसको नहीं फॉलो करेंगे। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ऑगस्ट कॉम्टे का थॉट आप लोगों को बताइए, क्लियर है? किसी को डाउट है तो बोल चैट में लिख के या बोल के बता सकते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत परेशानी किसी को? जो लोग शुरू से हैं उनको, जो बाद में आए वो बाद में रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। मेरा चैनल का नाम है लॉ मेंटर संतोष, मैंने लिख भी दिया चैट बॉक्स में LAW लॉ MENTOR मेंटर SANTOSH, तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा। पहले वाली वीडियो जो मैंने क्लास का लिया है वो भी, और आज का भी जो आपका छूट गया है, यहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो ये बताइए आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है? आगे चले, आवाज आ रही है मेरी? चलिए, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, मतलब मैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट समझ लेता हूँ, सबको समझ में आ गया है, इसीलिए लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। अच्छी बात है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि इनके कहने का मतलब जो है कि सोसाइटी जो है वो किसी और ऑर्गेनिज्म के अनुसार जो है वो प्रोग्रेस करता है और उसको गाइड करता है साइंटिफिक प्रिंसिपल। यानी जो हमारा सोसाइटी है, हमारा एक मैं लिख रहा हूँ, जो हमारा सोसाइटी है, ये हमारा मान लेते हैं एक सोसाइटी हो गया, एस मैंने लिख दिया है, ये हमारा सोसाइटी है, ये भी धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है, टाइम टू टाइम प्रोग्रेस करता है। सोसाइटी कैसे करता है? प्रोग्रेस, ऊपर कर रहा है, यानी सोसाइटी क्या हो रहा है? टाइम टू टाइम प्रोग्रेस कर रहा है। और सोसाइटी को प्रोग्रेस करने में कौन हेल्प करता है? साइंटिफिक लॉज। इनका कहने का मतलब ये था, जो भी साइंटिफिक लॉज हैं वो बनाए जाते हैं और उसको फॉलो करने के चलते सोसाइटी प्रोग्रेस करता है। उदाहरण के तौर पे अगर हम लोग देखें कि साइंटिफिक लॉज जो बनाए गए हैं, उदाहरण के तौर पे बनाया गया है कि इंसान को जो कोरोना आया था तो कोरोना में लोगों को सुई लेना था, लोग लॉ नहीं था लेकिन लोगों ने लिया, अगर लॉ लोग नहीं लेते तो मर जाते, तो साइंस पर भरोसा किया और इसके वजह से जो समाज में जो लोग हैं उनको कोरोना नहीं फैला और महामारी उतना ज़्यादा इंडिया में नहीं आई, लोग बहुत ज़्यादा सेफ रह गए। या उदाहरण के तौर पे हम लोग देख सकते हैं साइंटिफिक लॉ में कि अगर जैसे कि हम लोग को कोई भी काम करना होता है, खेत वगैरह में पहले बैल वगैरह चलता था और आजकल ट्रैक्टर आ गया है और भी अच्छे अच्छे मशीन आ गए हैं, तो ये साइंटिफिक लॉ के कारण डेवलप हुए। बहुत सारे जो भी है केमिकल आ गए हैं, फर्टिलाइजर्स आ गए हैं बहुत सारे, तो इसको डाला जा रहा है, इसको डाले जाने से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है और समाज जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है, ज़्यादातर लोगों के पास चीज़ें पहुंच रही हैं और ज़्यादातर लोग जो है अपना लाइफ जो है हैप्पीली बिता रहे हैं। तो जो समाज है वो कैसे, समाज जो है वो साइंटिफिक लॉज के आने की वजह से लाइफ को अच्छा फील कर रहे हैं और इसके वजह से चीज़ें आसान हो रही हैं। इसीलिए इन्होंने कहा है कि साइंटिफिक लॉ जो है वो समाज को आगे बढ़ाने में मदद करता है। किनका कहना है?
ऑगस्टे जी का। ऑगस्टे को हम लोग पढ़ रहे हैं कि उनका जो भी नाम आप पढ़ सकते हैं, ऑगस्टे, ऑगस्ट, पता नहीं, जैसे पढ़ ले, प्रोनाउंसिएशन मैटर नहीं करता है, बस आपका नॉलेज मैटर करता है। तो आगे हम लोग देखेंगे इसमें कि जो भी मेथड था इनका, जो इन्होंने बताया है, इनका मेथड कैसे था, जो भी चीजें ये बताई हैं इन्होंने ऑब्जर्वेशन के आधार पर बताया है। इन्होंने ऑब्जर्वेशन के आधार पर बताया, चीजों को जो ऑब्जर्व किया उसके आधार पर बताया कि हाँ ये चीज होना चाहिए, ये चीज नहीं होना चाहिए। और ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने क्या लिया, उन चीजों का एक्सपीरियंस लिया। सिर्फ ऑब्जर्व किया और तुरंत बोल नहीं दिया, कुछ दिन उस चीजों को चेक किया, अपने से अनुभव लिया, उसके बाद उस चीजों के फैक्ट को जाना, एक्सपीरियंस ऑफ फैक्ट्स, उस चीजों को फैक्ट को जाना, उसके बाद बताया कि हाँ ये चीज होनी चाहिए और ये चीज नहीं होनी चाहिए। और ये इनका जो भी बताने का तरीका जो था वो क्या था, मेटाफिजिकल में हम लोग उसको मान सकते हैं। और ये जो तरीका है इनका क्या है, मेटाफिजिकल तरीका है। मेटाफिजिकल का मतलब क्या होता है बताइए, आप लोगों को मालूम है तो? मेटाफिजिकल तरीका है, जो भी इनके बताने का तरीका है उसको इन्होंने कहा कि मेरा जो बताने का तरीका है वो मेटाफिजिकल तरीका है और इसको हम लोगों को परव्यू से बाहर रखना होगा। जो भी मैं बता रहा हूँ, ये कह रहे हैं ऑगस्टे जी कि मेरी बातों को आप परव्यू से बाहर रखिए। परव्यू और मेटाफिजिकल का मतलब क्या है ये समझ जाइएगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो मेटाफिजिकल का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? पहले से आप लोगों ने पढ़ा हो, कभी टर्म सुना हो। नॉर्मली मेटाफिजिकल को क्या बोलते हैं, आप चैट बॉक्स में लिख के या माइक ऑन करके भी बता सकते हैं। तो मेटाफिजिकल का मतलब क्या होता है बताइए? मेटाफिजिकल और ये परव्यू दोनों का मतलब मालूम होगा तभी अच्छे से समझ में आएगा। तो मेटाफिजिकल का मतलब होता है कि कोई भी कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, जो इंसान के अंदर आता है किसी भी चीज को देख के, नेचर को देख के, ठीक है, नेचर को हमने देखा और नेचर को देखने के बाद हमारे माइंड में, नेचर को देखने के बाद क्या हुआ, हमारे माइंड में जो फीलिंग आई उसी फीलिंग को हम लोग मेटाफिजिकल बोलते हैं। इनके कहने का मतलब था जो भी इनका सोशियोलॉजिकल थॉट है वो मेटाफिजिकल से आया है, मेटाफिजिकल थॉट से आया है। इन्होंने नेचर में देखा जो भी घटनाएं घट रही थी, उसके बाद अपना माइंड लगाया और माइंड लगाने के बाद ये चीजों को बताते हैं कि हाँ ये चीजें ऐसी होनी चाहिए। और इन्होंने कहा है कि जो भी चीजें बताई हैं उसको एक्सक्लूड करना होगा, यानी जो भी थॉट इनका बताने का है वो आप लोगों को एक्सक्लूड करके चलना पड़ेगा। आप लोगों को उस चीजों को नहीं रखना होगा परव्यू में। परव्यू का मतलब होता है कि, परव्यू का क्या मतलब होता है आप लोगों को मुझको बताया गया, मैं ही बताऊं? चलिए मैं ही बता रहा हूँ। परव्यू का मतलब होता है कि जो भी पैरामीटर है या जो भी उसका लाइनिंग है, कोई सीमा है, उस सीमा से हटा के हमको देखना पड़ेगा। ये बाउंड्री है, यानी हम लोगों ने कोई बाउंड्री बना रखा है कि हाँ सोसाइटी में यही यही चीजें होनी चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसी के आधार पर अगर चेक करेंगे तो ये गलत है। हम लोगों को अपना माइंड को ब्रॉड बनाना पड़ेगा, जो है नैरो नहीं करना पड़ेगा। अगर हम लोग अपने माइंड को ब्रॉड बनाएंगे तभी हम इनके रूल एंड रेगुलेशन को समझ पाएंगे। अगर हमारी थिंकिंग नैरो होगी और हम लोग ऑर्थोडॉक्स बन के सोचेंगे, नॉर्मल जो जैसे लोग सोचते हैं, तो इनकी थ्योरी को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए उन्होंने कहा है कि इनको एक परव्यू से एक्सक्लूड कर देना होगा तभी काम हो सकता है। और इसके बाद उन्होंने बताया है अपने थ्योरी में कि जो भी इंसान का थॉट है वो जो है वो मेटाफिजिकल स्टेज पर जो भी थॉट इंसान के अंदर आता है, यानी जो देख समझ के जो बताता है, वो अनलिमिटेड प्रिंसिपल और आइडिया के आधार पर होता है। उदाहरण के तौर पे कोई भी इंसान अगर कुछ देख रहा है, ये मान लेते हैं ये पक्षी को देखा और उदाहरण के तौर पे पेड़ पौधे को देखा, पेड़ पौधे को देखने के बाद जो भी उसके अंदर विचार उत्पन्न हुआ, वो विचार क्या था, वो विचार अनलिमिटेड था, उस विचार की कोई सीमा नहीं थी। तो आइडिया जो है वो अनलिमिटेड हो सकता है, उसके रिसोर्स को आप नहीं रोक सकते। उसका रिसोर्स जो होगा उस चीजों को देखने के बाद वो क्या होगा, अनलिमिटेड होगा, उसको आप बांध नहीं सकते हैं। वो जो भी विचार आएगा वो विचार को व्यक्त करने दीजिए, तभी जाके अच्छे से चीजें हो पाएंगी। और इनका ये कहना था कि जो भी ह्यूमन का जो थॉट है वो प्रिंसिपल और आइडिया पर आधारित होता है। हम लोग किसी भी चीज को देखते हैं उसके बारे में हमारा प्रिंसिपल होता है, यानी उसके बारे में हम लोग कोई भी चीज पहले से सोच रखे होते हैं और उसके बारे में एक आइडिया होता है। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, नॉर्मली किसी भी चीज के बारे में हमारा विचार, बोलचाल के भाषा में और उनके भाषा में भी, कि हमारा एक प्रिंसिपल होता है। हमारा बोलते नहीं कि हम अपने प्रिंसिपल से नहीं हटेंगे, यानी हमारा जो भी
दायित्व है या हमारा जो भी वैल्यू है, आइडल है, जिसको हम मानते हैं, उससे नहीं हटेंगे। तो प्रिंसिपल का मतलब होता है कि अच्छा आचरण या अच्छा नियम, तो जो भी हम अच्छा नियम या अच्छा आचरण, गुड कंसाइज जो फॉलो करते हैं, उससे नहीं हटेंगे। तो इंसान के मन में जो भी सोशियोलॉजी में जो भी नेचर को देख के जो थॉट आएगा, वो थॉट जो होगा वो प्रिंसिपल पर आधारित होगा, यानी अच्छे अच्छे थॉट पर आधारित होगा, और वो थॉट मिलके एक अच्छा आइडिया क्रिएट करेगा, और वो आइडिया लोगों को हेल्प करेगा कि चीज़ों को अच्छे से समझ सके और चीज़ों को अच्छे से बता सके। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसके बाद इन्होंने कहा है, जो भी इनकी थ्योरी थी, थ्योरी में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं वो बता रहा हूँ कि जो भी चीज़ें होंगी वो प्रिंसिपल और आइडिया पर आधारित होंगी, मैंने बता दिया। उसके बाद जो भी चीज़ें होंगी वो रियल चीज़ें प्रोवाइड कराएगी ताकि मैन काइंड का डेवलपमेंट हो सके। ऐसी ऐसी बातें बताएंगी, उनसे ये चीज़ निकल के आएगा। इनके जो थ्योरी है, थ्योरी से ऐसे ऐसे बात निकलना चाहिए, मैन काइंड यानी जो भी मानव है, जो भी इंसान है, उनका भला होना चाहिए। इस तरह का थॉट होना चाहिए जिससे लोगों का कुछ भला हो। और इनका जो भी लास्ट स्टेज है, जिसमें ये बताने का कोशिश कर रहे हैं कि इन्होंने जो भी हाइपोथेटिकल चीज़ें सोचते हैं कि हाँ ये हो सकता है, जो एग्जिस्ट नहीं करता है चीज़ें, हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्शन जो लोगों के माइंड में है, उसको रिजेक्ट कर दिया है। इन्होंने कहा है जो भी हाइपोथेटिकल चीजें हैं, जो मान लेते हैं कि चलो एक दिन में हम लोग रोम नेवर बिल्ड्स इन अ डे, यानी रोम जो है एक दिन में नहीं बन सकता है। अगर कोई कह दे कि एक दिन में मैं तैयारी कर लूंगा और एग्जाम में 100 में से 90 ले जाऊंगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कभी 90 नंबर आता ही नहीं है। एक प्रकार का ये हाइपोथेटिकल थॉट है। जो भी हाइपोथेटिकल थॉट देने वाला व्यक्ति होगा, उसके बातों को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है सिरे से, और कहा है कि नहीं ये बात गलत है, इस बात को नहीं मानेंगे। ये इनके थ्योरी में था। और इन्होंने अपने थ्योरी में ये भी बताया है कि जो साइंस है, उनके थ्योरी में ये भी बताया कि जो साइंस है वो कन्फाइन करता है। कन्फाइन का मतलब कि क्या सही है क्या गलत है, उसको खुद साफ सुथरा करता है। कन्फाइन कैसे करता है? इटसेल्फ, यानी खुद साफ सुथरा करता है। और उसके बाद जो भी ऑब्जर्वेशन है, इनके अनुसार जो भी साइंस में जो भी चीजें हैं वो कन्फाइन करते हैं। जैसे साइंस में उदाहरण के तौर पे चीजें हैं कि हम लोग देखते हैं अगर विंड मिल, तो विंड मिल क्या करता है? कन्फाइन करके विंड देता है, और विंड से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर लेते हैं। तो जो भी चीजें हैं वो कन्फाइन करता है खुद को, और कन्फाइन करने के बाद हमको जो चीजें देता है, जो ऑब्जर्वेशन देता है, उसी का हम लोगों को कनेक्शन करना होगा फैक्ट के साथ। जो भी चीजें आ रही हैं उसको फैक्ट के साथ। जैसे उदाहरण के तौर पे विंड मिल का ही लेते हैं। विंड मिल जो है वो कन्फाइन कर रहा है, और कन्फाइन करने से इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है। तो एक फैक्ट क्या हो रहा है कि हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आ जा रही है उससे कन्फाइन होने से। तो जो भी चीजें हैं साइंस की, वो कन्फाइन करके खुद से भी अगर उसको बना दिया जाए तो वो हम लोगों को कन्फाइन करके फैक्ट दे सकता है। और उसी फैक्ट के गाइडेंस में हम लोग नेचुरल साइंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइडेंस में हम लोग नेचुरल साइंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जो विंड था, विंड क्या था? हमारा नेचर से आया हुआ था। तो विंड को हम लोगों ने इस्तेमाल किया कि नहीं किया? विंड मिल से क्या किया? हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी बना लिया, और इलेक्ट्रिसिटी बनने के बाद वो हमारे घर तक पहुंच गया, और घर तक पहुंचने के बाद उसके गाइडेंस में हम लोग घर में पंखा, एसी, कूलर, बल्ब सभी कुछ जला रहे हैं। तो यही उनके कहने का मतलब था कि जो भी समाज में चीजें हैं वो चीजें कन्फाइन करके आसान बनाती हैं, और वो हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके चलते जो हमारे समाज में है चेंजेज आता है। उदाहरण के तौर पे गर्मी होती थी पहले, अब एसी हो गया है। तो साइंटिफिक डेवलपमेंट के चलते एसी हुआ ना, एयर कंडीशनर, ताकि लोग एसी होने के चलते लोग आराम से रात भर सो पाते हैं और अच्छे से काम कर पाते हैं। तो इसी वजह से ये कहा है कि साइंस का बहुत योगदान है हमारे सोसाइटी में, और साइंस के बिना हम लोग सोशियोलॉजी को नहीं सोच सकते हैं। ऑगस्टे के अनुसार ये कहा गया है। आप लोगों को क्लियर है या किसी को कोई डाउट है तो बताइए। यहाँ तक में जो भी मैं समझा रहा हूँ बताइए, चैट में बताइए या बोल के बताइए अगर कोई डाउट हो तो। नहीं है डाउट? चलिए अच्छी बात है। तो यहाँ तक में आप लोगों को क्लियर हो गया होगा जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ।
तो मैं चाहता तो सिर्फ और सिर्फ बोल देता, लेकिन बोलने से उतना अच्छा से समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं लिख देता हूँ स्क्रीन पे, और जहाँ डायग्राम बनाने की जरूरत होती है वहाँ मैं डायग्राम बना देता हूँ, ताकि आप लोगों के माइंड में वो अच्छे से चला जाए और आप लोग अच्छे से नोट्स बना लें। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग आते हैं और इनका जो भी थ्योरी है उसको देखते हैं। इनकी थ्योरी अब खत्म होने वाली है, बस ज़्यादा नहीं बचा हुआ है इनकी थ्योरी में। इनका थ्योरी यही है कि जो भी चीज़ें हैं वो इन्होंने जो 3 स्टेज बताए थे, पहला स्टेज जो शुरू में था कि नेचर को देखते हैं, फिर ये करते हैं, फिर लास्ट वाला स्टेज जो था कन्फाइन करते हैं। ये तीनों स्टेज अगर फॉलो होगा तभी वो समाज में लागू किया जा सकता है, तभी उसको हम लोग सोशियोलॉजिकल लॉ कहते हैं। अगर आप कोई भी नोट्स या पीडीएफ उठा के आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है। तो आप लोग उठा के पढ़िएगा, समझिएगा, अगर डाउट आए तो अगले दिन क्लास में पूछ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग जल्दी जल्दी करने का कोशिश करते हैं ताकि बहुत टॉपिक अभी बचा हुआ है। तो इनका यही मतलब था, जो इनका जो मेन मैटर था वो मैं खत्म करता हूँ बोल बता के कि इनका ये कहना है कि सोशियोलॉजी जो है, बस मैं टर्म लिख दूंगा, पूरा सेंटेंस नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो सोशियोलॉजी है क्या करता है, सोशियोलॉजी जो है वो एम करता है कि क्या कर सके, सिंथेसाइज कर सके, सिंथेसाइज कर सके, सिंथेसाइज कर सके अदर डिसिप्लिन को, जो अलग अलग जगह पे चीज़ें हैं, जैसे कहाँ कहाँ की चीज़ें हैं, हिस्ट्री की, इकोनॉमिक्स की और लॉ की। तो इनका लास्ट में यही कहना था कि जो भी चीज़ें हिस्ट्री से हमने सीखी है या इकोनॉमिक्स से हमने सीखा है, या कोई एक लॉ है जो बना हुआ है, उदाहरण के तौर पे जो नेचुरल लॉ है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे कि सुबह इंसान के लिए उठने के लिए बनाया गया है, वो नेचुरल लॉ है, सबको सुबह उठना चाहिए, रात में देर तक नहीं सोना चाहिए। तो ये सब चीज़ों को भी हम लोग फॉलो करके समाज में चेंज ला सकते हैं, ये इनके कहने का मतलब था। तो हमारा ऑगस्टे का जो भी थ्योरी था सोशियोलॉजी का यहाँ पर समाप्त होता है। किसी को कोई भी डाउट है यहाँ तक में तो आप लोग पूछ सकते हैं, बताइए, किसी को कोई डाउट? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस या नो लिख के बताइए चैट में, या हैंड रेज करके, ताकि पता चले आवाज़ अच्छे से जा रही है या नहीं जा रही है। कभी कभी यहाँ नेटवर्क इशू हो जाता है, इसकी वजह से मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से। तो हम लोग अभी सोशियोलॉजिकल स्कूल कर रहे थे, और आज थोड़ा कल से मैं जल्दी कराऊंगा, क्योंकि कल बहुत टाइम हो गया था और 2 ही टॉपिक हो पाया था। तो इतना धीरे करेंगे तो जूरिस्प्रूडेंस तो कंप्लीट हो जाएगा, बाकी सब्जेक्ट का भी मैं सोच रहा था करा देने का, तो वो रह जाएगा। इसी की वजह से थोड़ा सा मैं आज स्पीड बढ़ा के चलूँगा। अगर आपको समझ में ना आए तो आप पूछ लीजिएगा, मैं दोबारा बता दूंगा। ठीक है, तो हम लोग सोशियोलॉजिकल स्कूल कर रहे थे। इस थ्योरी का कीवर्ड्स क्या है, इस थ्योरी में कीवर्ड्स क्या है? इस थ्योरी में वही कीवर्ड्स है कि जो इस थ्योरी का कीवर्ड्स आप देख सकते हैं, मेटाफिजिकल चीज़ें हैं उसके बारे में बताया है, नेचर के बारे में बताया है, एक्सपीरियंस के बारे में बताया कि इंसान को कैसा एक्सपीरियंस होता है ऑब्जर्व करके, साइंटिफिक लॉ के बारे में बताया गया है कि जो भी लॉ है उसको परव्यू में नहीं रखेंगे, कि दायरा नहीं बनाएंगे, दायरा के बाहर बताएंगे कि दायरा में अगर रख देंगे तो अच्छे से नहीं बता पाएंगे, ताकि इससे मैन काइंड का फायदा हो सके। और हाइपोथेटिकल जो भी थॉट है इंसान का, उसको रिजेक्ट इन्होंने कर दिया कि हाइपोथेटिकल थिंकिंग जो है वो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती है। तो ये भी इसका कीवर्ड है। उसका जो साइंस है वो चीज़ों को कन्फाइन करके हमारे लाइफ में चेंजेस लाता है। उसके बाद जो भी है जो साइंस है हम लोगों को गाइडेंस देता है, और साथ साथ हम लोगों को हेल्प करता है ताकि हम लोग चीज़ों को अच्छा बना सके। नेचुरल साइंस हम लोगों को हेल्प करता है, जैसे विंड व्हील के बारे में मैंने बताया, और उनकी जो थ्योरी थी, थ्योरी में इन्होंने सिंथेसाइज किया है कि हिस्ट्री को, इकोनॉमिक्स को और लॉ को, ये सब मिलके सोशियोलॉजी को बहुत आसान बनाते हैं और लाइफ को आसान बनाते हैं, और इसीलिए इनको सोशियोलॉजिकल स्कूल में रखा गया है ऑगस्टे के अनुसार। तो मैंने समरी में आप लोगों को बता दिया है कि यही है, इतने ही पॉइंट है। इस पॉइंट को आप जितना अच्छा से लिख सके वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या अब अगला जो है ये पढ़ा दिया जाए, सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है। ये एग्जाम्स में आता है और ये सोशियोलॉजी से जुड़ा हुआ टर्म है। सोशल इंजीनियरिंग टर्म में जुड़ा हुआ है, ये नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, मैं वही बता देता हूँ। सोशियोलॉजिकल इंजीनियरिंग, क्वेश्चन ये है कि लॉ जो है वो मैं क्वेश्चन लिख दूँ बोर्ड पर या बोल दूँ, आप लोग लिख लीजिएगा जैसे कहिए। ये जो क्वेश्चन है कि लॉ जो है वो सोशल इंजीनियरिंग है, इसका मतलब होता है कि लोगों के इंटरेस्ट को कंपीट करना, और इसको एनालाइज करिए और बताइए रॉस्को काउंट के अनुसार, इंटरेस्ट थ्योरी के अनुसार आप बताइए। हम लोग इंटरेस्ट थ्योरी को डिस्कस करेंगे और सोशल इंजीनियरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे।
और सोशल इंजीनियरिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। और किसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग डिस्कस करेंगे ये सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी और इसके बाद क्या है, सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी के बारे में और इंटरेस्ट थ्योरी के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को डाउट आए तो पूछ लीजिएगा। सबसे पहले हम लोग चलते हैं जो सोशल इंजीनियरिंग है, इसका मतलब क्या होता है। जो भी सोसाइटी है और ह्यूमन है दोनों साथ साथ चलते हैं। हम लोग जब जन्म लेते हैं, ये सुनते रहिएगा और नोट करते रहिएगा, जब हम लोग जन्म लेते हैं तो बच्चे से बूढ़े हो जाते हैं और हम लोग मर जाते हैं। हमारे लाइफ में बहुत सारी डिजायर होती है जिसको हम लोग पूरा करना चाहते हैं, ये हमारे जीवन का मकसद होता है। और यही मकसद जो है इसी को हम लोग इंटरेस्ट कहते हैं। हर एक लोगों का अलग अलग इंटरेस्ट होता है। किसी का इंटरेस्ट होता है कि लाइफ में बड़ा नाम मुकाम हासिल करें, किसी का इंटरेस्ट होता है कि हम करोड़पति अरबपति खरबपति बन जाएं, किसी का इंटरेस्ट होता है कि हम बहुत अच्छे दिलदार इंसान बन जाएं, बहुत बड़े हेल्प करने वाले इंसान बन जाए। तो इंसान का इंटरेस्ट जो होता है वो डेवलप होता है टाइम टू टाइम, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, मरते दम तक। अलग अलग टाइम में चीज़ों को देख के समझ के अलग अलग डिजायर डेवलप होती हैं। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत है? अभी लिखने का मुझे जरूरत नहीं लग रहा है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मल चीज़ें हैं जो आप समझ पा रहे होंगे। जब आप कहीं से नोट से या कहीं बुक से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आने लगेगी। ठीक है, तो जो भी डिजायर होती है वो डिजायर इंसान के अंदर आता है, और जो भी डिजायर है उसको फुलफिल करने के लिए इंसान क्या करता है। इंसान जो भी है वो डिजायर किसी का होता है कि समाज का वेलफेयर कर सके, तो क्या करेगा। समाज का अगर वेलफेयर करने का उसके बारे में विचार है तो उसको सोशल इंजीनियरिंग डेवलप करेगा, तभी अच्छे से समाज में हेल्प कर पाएगा। रॉस्को पाउंड के अनुसार, रॉस्को पाउंड का मतलब है कि कोई अगर सोशल वेलफेयर करना चाहता है, कोई क्या करना चाहता है, सोशल वेलफेयर, कोई अगर हाँ, तो हम लोग सोशल इंजीनियरिंग कर रहे थे। सोशल इंजीनियरिंग में टॉपिक लिख देता हूँ। ठीक है, तो कोई भी मैं सोशल चलिए मैं सोशल इंजीनियरिंग हम लोग कर रहे थे, तो इसमें हम लोग देख रहे थे कि सोशल इंजीनियरिंग क्या है, तो जो समाज में कैसे लोग अपना डिजायर डेवलप करता है, डिजायर से इंटरेस्ट होता है और इंटरेस्ट के चलते समाज में कुछ बड़ा काम करना चाहता है, योगदान देना चाहता है। तो अगर समाज में किसी को योगदान देना है तो रॉस्को पाउंड के अनुसार, रॉस्को पाउंड ने सोशल इंजीनियरिंग का थॉट दिया था। तो रॉस्को पाउंड के अनुसार अगर हम लोग देखें कोई समाज में कुछ अच्छा करना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपना इंटरेस्ट को पूरा करना चाहता है, समाज की अगर हेल्प करना चाहता है तो उसको हम सोशल इंजीनियरिंग फॉलो करना पड़ेगा, तभी वो सोसाइटी एट अ लार्ज यानी सोसाइटी को अच्छे से हेल्प करा सकता है। और सोसाइटी इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग फॉलो करके वो सोसाइटी को बहुत मैक्सिमम गुड पहुंचा सकता है, यानी मैक्सिमम हेल्प पहुंचा सकता है, मैक्सिमम गुड पहुंचा सकता है। ठीक है, तो कब कर सकता है, जब वो सोशल इंजीनियरिंग फॉलो करे। सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है उसको हम समझेंगे धीरे धीरे, और किसी को डाउट आएगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो जो भी ये कोई जो वेलफेयर करना चाहेगा सोसाइटी का तो उसको फॉलो करना पड़ेगा सोशल इंजीनियरिंग। और ये क्रिएट होता है, सोशल इंजीनियरिंग कैसे क्रिएट होगा, सोशल इंजीनियरिंग जो क्रिएट होता है वो बेस्ड होता है थ्योरी ऑफ लॉ पे, क्योंकि लॉ की थ्योरी है उस पर बेस्ड होता है सोशल इंजीनियरिंग। और ये क्रिएट किया जाता है कैसे, कोई भी इंसान का एम हो, टारगेट हो कि हाँ ये एम को पूरा करना है। और एम को कैसे पूरा करेंगे, वो अपना स्ट्रेंथ जो है, अपनी पावर है, उसको अपने एम को मैक्सिमम यूटिलाइज करना पड़ेगा। अपने एम को पूरा करने के लिए जो भी एम है उनका सोशल इंजीनियरिंग, उसको पूरा करने के लिए स्ट्रेंथ को मैक्सिमम, जितना ज़्यादा उनके पास मनी है, पावर है, लोगों का सपोर्ट है, सब इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी वो कर सकते हैं। तभी वो इफिशियंसी से यानी बहुत बेहतर तरीके से सोशल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। सोशल इंजीनियरिंग करके इन समाज में क्या कर सकते हैं, लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करा सकते हैं और लोगों के लाइफ में चेंज ला सकते हैं। तो इफिशियंसी से कब काम हो पाएगा, जब मैक्सिमम स्ट्रेंथ लगाएंगे तो इफिशियंसी से काम कर सकते हैं। कहाँ काम करेंगे, ऑर्गेनाइज सोसाइटी में काम करेंगे। कहाँ करेंगे कि जहाँ कहीं नहीं, नॉर्मल सोसाइटी में नहीं करने की बात इन्होंने कही है, रॉस्को पाउंड ने, इन्होंने कहा है ऑर्गेनाइज सोसाइटी में। फिर से बता देता हूँ कि जो भी किसी को भी सोशल इंजीनियरिंग करनी है
तो उसको थ्योरी ऑफ लॉ फॉलो करना पड़ेगा, यानी लॉ में जो थ्योरी दी गई है उस थ्योरी को समझना पड़ेगा और उसको फॉलो करना होगा। वो जिस तरह से डायरेक्ट करेगी उस तरह के चीज़ों को मानना पड़ेगा। मानने के बाद अपने लाइफ में एक एम बनाना पड़ेगा कि हाँ हमको इतना करना है, इतने दिनों में करना है, क्योंकि इंसान के अंदर एम नहीं होगा तो वो भटक जाएगा और चीज़ों को नहीं कर पाएगा। और उस एम को पूरा करने के लिए उस इंसान को अपना मैक्सिमम स्ट्रेंथ लगाना पड़ेगा। जितना उसके पास पैसा है, रुपया है, लोगों का सपोर्ट है, माइंड है, लगा सकता है, सारा पोटेंशियल अपना झोंक डालना पड़ेगा, तभी वो उस काम को एफिशिएंसी से कर पाएगा। कहाँ? ऑर्गेनाइज सोसाइटी के हेल्प के लिए, ऑर्गेनाइज सोसाइटी के हेल्प के लिए तभी कर पाएगा और इससे समाज में जो है वो मैक्सिमम गुड वो पहुंचा सकता है। और इससे वो अपना जो उसका इंटरेस्ट और डिजायर होगा, उसका इंटरेस्ट और डिजायर क्या था लोगों का, जिसका भी हो सकता है, रॉस्को पाउंड के अनुसार इंटरेस्ट या डिजायर होगा तभी तो उसके अंदर इंटरेस्ट आएगा। किसी के अंदर डिजायर होगा कि हमको BMW गाड़ी खरीदना है, BMW डिजायर आ गया, इच्छा आ गया, अब उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप होगा कि BMW में बैठेंगे तो बहुत मजा आएगा और इसको पाने के लिए हम लोगों को इंटरेस्ट को पूरा करना है, अपनी रुचि को पूरा करना है, तो हमें अच्छा खासा पैसा कमाना पड़ेगा, तभी तो इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो पहले डिजायर आएगा फिर इंटरेस्ट होगा। तो किसी इंसान ने कुछ डिजायर है तो उस डिजायर को पूरा करना चाहता है तो उसको उस चीज में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा कि मुझे ये चीज करना है और ये चीज करना है, तो वो चीज तभी कर सकता है जब वो सोशल इंजीनियरिंग फॉलो करेगा। और सोशल इंजीनियरिंग तभी फॉलो हो सकता है जब वो थ्योरी, जो लॉ का थ्योरी है उसको फॉलो करे और एक अपने माइंड में एम बनाए कि हमको इस टारगेट तक पहुंचना है और उसके बाद वो अपना मैक्सिमम स्ट्रेंथ उसमें लगा दे, तभी वो एफिशिएंसी से उस काम को कर पाएगा ऑर्गेनाइज सोसाइटी के लिए और इससे ऑर्गेनाइज सोसाइटी में वो मैक्सिमम हेल्प पहुंचा पाएगा। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो समझने में तो बताइएगा, क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स में आता है। आप लोगों को समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट है तो बताइए। समझ में आ रहा है तो आप चैट बॉक्स में यस लिख के भी बता सकते हैं, ताकि मुझे लगे कि जो मैं बता रहा हूँ वो तरीका सही है, मैं इसी तरीका से आगे बढ़ते रहूँ, तरीका ना चेंज करूँ। तो समझ में आ रहा है आप लोग को? ये बताइए, कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बताइए आप लोग। उसके बाद हम लोग आते हैं रॉस्को पाउंड के अनुसार, अकॉर्डिंग टू रॉस्को पाउंड, आरपी में लिख रहा हूँ रॉस्को पाउंड, अकॉर्डिंग टू रॉस्को पाउंड जो लॉ है वो सोशल इंजीनियरिंग है। और ये सोशल इंजीनियरिंग इसीलिए बनाया गया है लॉ को। लॉ क्या है? सोशल इंजीनियरिंग, SE है, मैं लॉन्ग नहीं लिख रहा हूँ, टाइम कम है, ज़्यादा चीज़ें समझानी है। जो लॉ है वो सोशल इंजीनियरिंग है जो बनाया गया है ताकि हम लोग क्या कर सके, बैलेंस बना सके, बैलेंस बना सके लोगों के इंटरेस्ट का, किसके? बिटवीन लोगों के जो भी इंटरेस्ट है सोसाइटी में कि हाँ ये चीज़ पूरा होनी चाहिए, लोगों के इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के जो भी लोगों का इंटरेस्ट है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उनकी बातों को पूरा करने के लिए सोशल इंजीनियरिंग फॉलो होना चाहिए। यानी जैसे कि समाज में अगर लोगों का है कि हम लोगों का लाइफ जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, लाइफ में बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हैं, हम लोगों को टाइम पर मिलना चाहिए वृद्धा पेंशन, तो इस तरह की चीज़ें हैं, या टाइम पर लोगों को मिलना चाहिए जो भी चीज़ें मुहैया कराने की ज़रूरत है। जैसे बाढ़ आ गया तो बाढ़ के टाइम में लोगों को जो खाना पीना होता है तो लोगों का इंटरेस्ट है, तो उस इंटरेस्ट को तभी बैलेंस बनाया जा सकता है जब क्या होगा, जो भी इंटरेस्ट है समाज में, सोसाइटी में, जब बैलेंस बने लोगों का एक दूसरे के बीच, लोगों का जो भी बैलेंस जो बनेगा, रॉस्को पाउंड के अनुसार है कि लॉ इज अ सोशल इंजीनियरिंग विच मीन्स अ बैलेंस बिटवीन द कंपीटिंग इंटरेस्ट इन द सोसाइटी। कंपीटिंग इंटरेस्ट, कंपीटिंग मैंने बताना भूल गया था, कंपीटिंग यानी समाज में बहुत सारे इंटरेस्ट हैं जो एक दूसरे से कंपीट कर रहे हैं, तो कंपीट में बैलेंस बनाना पड़ेगा, किसको पहले देना है, किसको बाद में देना है, 5 तरह की चीजें हैं, तो किसको पहले देना है, किसको बाद में देना है, इसको बैलेंस बनाने के लिए सोशल इंजीनियरिंग फॉलो करना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि जो सबसे ज्यादा जरूरी है, उदाहरण के तौर पर कोई बाढ़ में फंसा हुआ है और सोशल वेलफेयर करना है, तो इसमें सोशल इंजीनियरिंग क्या बताएगा कि बाढ़ में सबसे पहले लोगों को जरूरी है खाना, कपड़ा तो नहीं भी मिलेगा तो काम चल जाएगा, तो खाना सबसे ज़्यादा जरूरी है, तो इसमें बैलेंस बनाए। बहुत सारे लोगों के पास कपड़ा भी नहीं होता है, 1-2 महीना हो जाता है, फटे पुराने कपड़े हो जाते हैं, बहुत सारे लोग के पास जो गरीब होते हैं तो कपड़ा भी जरूरत है, लेकिन कपड़ा और खाने में से क्या पहले दिया जाए, तो जो इंटरेस्ट है दोनों चीज़ें चाहिए। इंटरेस्ट में कंपटीशन हो रहा है और किस चीज़ों को फॉलो करेंगे, उस चीज़ों को फॉलो करेंगे जो सबसे ज़्यादा जरूरी है। सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? खाना, इसीलिए पहले खाना प्रोवाइड कराएंगे। तो सोशल इंजीनियरिंग हेल्प करता है कि चीज़ों में इंटरेस्ट में कंपटीशन कर सके और जो इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा जरूरी है उस इंटरेस्ट को पहले फुलफिल करने की कोशिश करें
और लोगों के लाइफ में चेंज लाएं और लोगों के लाइफ को हैप्पीली बनाएं और लोगों के लाइफ में खुशियां ही खुशियां दें। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? पानी पी लेता हूँ, थोड़ा रुक जाइएगा 2 सेकंड। हाँ, अब आते हैं आगे, देखते हैं रॉस्को काउंट का क्या कहना था। रॉस्को काउंट का कहना था कि जो भी अप्लाइड साइंस है उसको यूज किया जाना चाहिए, अप्लाइड साइंस। रॉस्को काउंट का ये भी कहना था कि ये सब इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए जो भी साइंस पहले से अप्लाइड है, उदाहरण के तौर पे क्या साइंस अप्लाइड है बाढ़ वाले में, बार बार एक ही एग्जाम्पल लेके चला रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। बार बार में क्या अप्लाइड साइंस है कि हेलीकॉप्टर से ले जाएंगे, सामान पहुंचाएंगे, क्योंकि हेलीकॉप्टर कितना भी बार आया होगा वो नहीं डूबेगा, तो अप्लाइड साइंस है, ये चलता आ रहा है। तो अप्लाइड साइंस फॉलो करना पड़ेगा ताकि हम लोगों को मैक्सिमम जो है वो हेल्प पहुंचा सके। ठीक है, तो अप्लाइड साइंस जो भी है उसको फॉलो करना पड़ेगा ताकि हम लोग क्या कर सके, रिजॉल्व कर सके सोसाइटी में सोशल प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजुअल रिजॉल्व किया जा सके। क्या सोशल प्रॉब्लम ऑफ इंडिविजुअल को रिजॉल्व किया जाए, इसीलिए अप्लाइड साइंस, जो साइंस अप्लाइड है, जो साइंस चल रहा है उसी साइंस को फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं कि हेलीकॉप्टर है तो लोग शिप लेके चले जाएंगे, शिप लेके चले जाएंगे तो क्या पता कहीं पर भी बहुत ऐसा जगह है आए जहाँ बहुत कम पानी हो, जहाँ पर पानी हो ही ना, कहीं कहीं ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन हेलीकॉप्टर जो है वो पानी वाला इलाका भी रहेगा तो वहाँ ऊपर से गिरा सकता है, और जहाँ सूखा रहेगा वहाँ पर भी जाके वो अपने आप को स्टैंड करके लोगों तक लोग वहाँ से निकलेंगे और लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो इसीलिए जो अप्लाइड है, जो चलता आ रहा है और जो सही है उसी को फॉलो करें, ज़्यादा दिमाग न लगाएं, तभी सोसाइटी में प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकता है और हर एक इंसान के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है अगर हम लोग अप्लाइड साइंस, जो पहले से अप्लाई हो चुका है साइंस, उसको फॉलो करें तो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब आगे आते हैं। रॉस्को काउंट का कहने का मतलब ये था आगे कि जो भी लीगल और जुडिशियल एक्टिविटी है, क्या है, लीगल एंड जुडिशियल एक्टिविटी, लीगल और जुडिशियल एक्टिविटी जो भी है वो सोशल इंजीनियरिंग को कंपेयर करता है। जो लीगल और जुडिशियल एक्टिविटी है वो सोशल इंजीनियरिंग को कंपेयर करके लीगल टास्क है। जो भी लीगल, जो भी हम लोगों को समाज में जो लॉ ने बताया है या जुडिशियरी का जो एक्टिविटी है, जो जज ने पास कर दिया प्रेसिडेंट वगैरह, तो वो हम लोगों को ड्यूटी इम्पोज करता है कि हम लोग का जो भी है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। उदाहरण के तौर पर मैं उस दिन भी बताया था और आज भी मैं बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम क्या थी उसमें, क्या मैं बताया था, हाँ किसका था, अरे वो लड़की वाला मैं बताया था ना, वो हाँ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस वाला था। तो उसमें क्या था, लीगल प्रॉब्लम थी, तो उसमें एक लॉ बना दिया गया और वो लॉ प्रेसिडेंट हो गया, वो फॉलो हो रहा है सेक्सुअल विशाखा गाइडलाइन। तो विशाखा गाइडलाइन क्यों बनाया गया था, क्योंकि जो भी समाज में प्रॉब्लम थी, ऑफिस भी एक प्रकार का हम लोग समाज मान सकते हैं, तो समाज में जो प्रॉब्लम थी उस समाज को दूर करने के लिए क्या हुआ, बना दिया गया वो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, और जिसको ये एक्ट बन गया। तो एक्ट क्यों बना, क्योंकि जुडिशियल एक्टिविटी से आया और जुडिशियल एक्टिविज्म हुआ और एक प्रकार का ये प्रेसिडेंट हो गया जो फॉलो किया जा रहा है एक्ट के फॉर्म में। तो इसी को हम, तो क्या हुआ, तो ये जो है वो हेल्प करता है ताकि सोशल इंजीनियरिंग को अच्छे से फॉलो कराया जा सके और लोगों का जो भी नीड है, जो भी प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व किया जा सके और लोगों के लाइफ में इफिशियंसी लाया जा सके। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग। जैसे उदाहरण के तौर पे बहुत सारे हम लोग देखते हैं मशीन वगैरह बनते हैं। ठीक है, तो मशीन क्यों बनाया जाता है, मशीन इसलिए बनाया जाता है ताकि लोगों के लाइफ को और भी ज़्यादा आसान बनाया जा सके। जैसे वॉशिंग मशीन वगैरह है, तो एक प्रकार का उसमें भी साइंस का लॉ काम कर रहा है। तो साइंस के लॉ को भी इन्होंने क्या माना था, इन्होंने माना था कि ये जो है वो सोशल इंजीनियरिंग में हेल्प करता है। तो वॉशिंग मशीन है, तो वॉशिंग मशीन में एक बार में बहुत सारे लोगों का कपड़ा धुल जाता है, टाइम कम लगता है और बहुत साफ से धुल जाता है और लोगों का फायदा हो रहा है। तो मशीन भी लोगों का लाइफ को इफिशियंट बनाता है और स्मूथ बनाता है। तो ये भी आप लिख सकते हैं एग्जाम में कि मशीन के चलते साइंस का जो है वो अच्छा प्रभाव आया है और मशीन भी सोशल इंजीनियरिंग में हेल्प कर रहा है, क्योंकि मशीन जो है वो लोगों के लाइफ को इफिशियंट बना रहा है, यानी काफ़ी आसान बना रहा है और काफ़ी स्मूथ भी बना रहा है। तो ये इनके सोशल इंजीनियरिंग का कहने का मतलब था।
और सोशल इंजीनियरिंग को रॉस्को पाउंड ने बहुत प्रकार से बांटा है और इनका कहना है कि सोशल इंजीनियरिंग जो भी है उसको लॉ का प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। अगर लॉ का प्रोटेक्शन सोशल इंजीनियरिंग को नहीं मिलता है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, टाइम बहुत कम है, सोशल इंजीनियरिंग को अगर लॉ का प्रोटेक्शन नहीं मिलता है तो सोशल इंजीनियरिंग अच्छे से फॉलो नहीं होगी, क्योंकि लोग उसको नहीं फॉलो होने देंगे, बार बार उस पर सवाल उठाएंगे जब तक लोगों के अंदर डर नहीं होगा। इसलिए सोशल इंजीनियरिंग को लॉ का सपोर्ट मिलना चाहिए ताकि सोशल इंजीनियरिंग अच्छे से फॉलो किया जा सके और लोगों के लाइफ में चेंज ला सके। इसके बाद जो भी है इंटरेस्ट जो होता है, जो पर्सन का होता है लीगल सिस्टम से, वो डिफरेंट करता है। तो बहुत प्रकार के इंटरेस्ट हैं जो लोगों के होते हैं समाज में, ठीक है। 10 मिनट में ये सोशल थ्योरी खत्म कर देते हैं, उसके बाद हम लोग 5-10 मिनट का ब्रेक ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम अगला टॉपिक करेंगे, तब तक ये टॉपिक को हम लोग खत्म करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी है इंटरेस्ट इंसान का कितना प्रकार का समाज में हो सकता है। तो प्राइवेट इंटरेस्ट हो सकता है, कैसे कैसे इंटरेस्ट को पूरा करना पड़ेगा, तो हम लोग इंटरेस्ट के बारे में भी देख लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। मैं नया पेज खोल दे रहा हूँ और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आ रहा है या नहीं आ रहा है सोशल इंजीनियरिंग? तो लोगों का इंटरेस्ट अलग अलग प्रकार का होता है, तो इंटरेस्ट पहले जान लें कि किस तरह का इंटरेस्ट है लोगों को और इंटरेस्ट को कैसे पूरा किया जा सकता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं इंटरेस्ट। दिख रहा है आप लोगों को? इसका पता नहीं ग्रीन वाले से ज़्यादा प्यार है, बार बार ग्रीन कलर ही लेता है जब भी नया पेज खोलते हैं। हाँ, तो इंटरेस्ट जो है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं नॉर्मली समाज में। तो एक प्राइवेट इंटरेस्ट हो सकता है। प्राइवेट इंटरेस्ट को दूसरा नाम क्या बोला जा सकता है? इंडिविजुअल इंटरेस्ट, यानी कोई भी इंसान का अपना इंटरेस्ट है, प्राइवेट है, उस पर किसी का न जोर है, न रोक है, न टोक है, इसीलिए प्राइवेट इंटरेस्ट या इंडिविजुअल इंटरेस्ट, ठीक है। प्राइवेट इंटरेस्ट या इंडिविजुअल इंडिविजुअल इंटरेस्ट क्यों लिखे हैं पता है? इंडिविजुअल बहुत सारे लोग हो सकते हैं ना, अलग अलग, इसीलिए यहाँ इंडिविजुअल करने का मतलब ये नहीं है किसी एक इंसान के लिए, अलग अलग लोगों का अलग अलग इंटरेस्ट होगा इंडिविजुअल में। एक हम है और एक आप है, आपका कुछ और इंटरेस्ट होगा, हमारा कुछ और इंटरेस्ट है, तो वो इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है। तो इसको हम लोग रख रहे हैं एक प्राइवेट इंटरेस्ट और इंडिविजुअल इंटरेस्ट रॉस्को पाउंड के अनुसार। उसके बाद एक इंटरेस्ट हो सकता है वो है हमारा पब्लिक इंटरेस्ट, जो पब्लिक के लिए हो, ठीक है। इसको हम लोग क्लियर करेंगे, सभी चीज़ों को क्लियर करने के बाद अभी का सेशन में ब्रेक देंगे 10 मिनट का, ठीक है। आप लोग पानी वानी पी के आ जाइएगा, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। पब्लिक इंटरेस्ट, फिर अगला है सोशल इंटरेस्ट। आप लोग लिखते तो चल रहे हैं ना, और जो लोग बीच में आते हैं उन लोगों को तो समझ में तो आएगा ही नहीं, क्योंकि अचानक बीच में आएंगे। जो लोग शुरू में हैं, शुरू से हैं, उनको तो समझ में आ ही होगा। हाँ गौरव भाई आ गए, चलिए अच्छी बात है। तो हम लोग अभी रॉस्को पाउंड कर रहे हैं सोशल इंजीनियरिंग, और ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप बाद में भी देख सकते हैं जब भी चाहें। रिकॉर्डिंग यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल का नाम है लॉ मेंटर संतोष, और मैं यूट्यूब का लिंक भी वीडियो को डाल दूंगा, ठीक है गौरव भाई। तो हम लोग अभी रॉस्को पाउंड डिस्कस कर रहे थे, सोशल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ लिया था, और आपने नहीं देखा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वीडियो देख सकते हैं जैसे चाहे फास्ट मोड में भी। तो इंटरेस्ट कैसे कैसा हो सकता है समाज में लोगों का, वो मैं बता रहा था कि एक प्राइवेट इंटरेस्ट होता है जिसको इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी कह सकते हैं, एक होता है पब्लिक इंटरेस्ट, उसके बाद होता है सोशल इंटरेस्ट। तो ये ही नॉर्मली 3 प्रकार के इंटरेस्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब इस तीनों इंटरेस्ट को समझेंगे और रॉस्को पाउंड के अनुसार जल्दी से इस टॉपिक को खत्म करेंगे और फिर 5-10 मिनट का ब्रेक लेंगे जैसे आप लोग कहेंगे, ठीक है। तो जो प्राइवेट इंटरेस्ट होता है वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। प्राइवेट इंटरेस्ट जो है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ प्राइवेट इंटरेस्ट क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो ये पर्सन पे डिपेंड करता है। पी पर्सन, प्रॉपर्टी हो सकता है, जल्दबाजी में स्पेलिंग कहीं गलत हो जाए लिखने में, ध्यान दीजिएगा। पर पर्सनल इंटरेस्ट क्या होगा? किसी का, कोई भी इंसान का अपना इंटरेस्ट होगा किसी चीज़ों के लिए, कोई काम को करने के लिए, या उसके प्रॉपर्टी को रिलेटेड होगा। पर्सन यानी उसके खुद का, और प्रॉपर्टी यानी उसके प्रॉपर्टी का। उसके बाद पर्सनल रिलेशन, उसके मामा का, भाई का, ताया का, किसी का भी रिलेटिव जो भी है, उसके पर्सनल रिलेशन में जो भी लोग रह रहे हैं उसके इंटरेस्ट से रिलेटेड चीज़ें होंगी, पर्सनल इंटरेस्ट। उसके बाद इसमें पर्सनल रिलेशन, उसके बाद इसमें क्या क्या आ सकता है? तो इसमें मैरिज आ सकता है, इसमें डाइवोर्स आ सकता है, इसमें कॉन्ट्रैक्ट आ सकता है, पर्सनल इंटरेस्ट में है, और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो ये भी चीज़ें जो होंगी लोगों के फ्रीडम के ऊपर डिपेंड करेंगी कि हाँ इसमें आप आज़ाद हैं, आपको जिससे मन करे उससे शादी करिए, जिससे मन करे उससे
कॉन्ट्रैक्ट करिए, जिससे मन करे उसके साथ आप जैसा रिलेशन बनाना है। इसमें आपको क्या है, इसमें फ्रीडम है, फ्रीडम के साथ साथ आपके पास इसमें क्या है, डिग्निटी भी है, आपके पास पावर है, पूरी डिग्निटी है, आपको पूरा मान सम्मान इज्जत है। आप जिसके साथ चाहें कर सकते हैं। आप इसमें विल को भी रख सकते हैं, विल जो इंसान विल बनाता है मरने के बाद वो लागू हो जाता है, उसको विल कहते हैं। तो इसको भी आप अपने इसमें डाल सकते हैं। तो इंसान के अंदर इसमें फ्रीडम है इस चीज़ को फॉलो करने के लिए। प्राइवेट इंटरेस्ट जो भी है वो लॉ एंड ऑर्डर के अंदर होना चाहिए। इसमें आपको क्या मिलेगी, डिग्निटी मिलेगी, और आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको एक्सप्रेशन करने की आपके पास पावर है। तो ये था हमारा प्राइवेट इंटरेस्ट जो कि अब खत्म हो गया। अब हम आते हैं पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर। नया पन्ना खोल देते हैं या नीचे देखते हैं इसको करके। तो चलिए चल रहा है। अब आते हैं पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर। आप लोगों को डाउट है होगा तो पूछिएगा। तो पब्लिक इंटरेस्ट ऐसा इंटरेस्ट है जो कि इंटरेस्ट हमारे देश के डिग्निटी पे हो, देश का जो मान सम्मान इज्जत हो, देश के डिग्निटी पे हो, डिग्निटी ऑफ स्टेट यानी देश, तो देश के डिग्निटी पे हो, और उसमें जो भी हो जूरिस्टिक एंटिटी जो भी हो, जूरिस्टिक एंटिटी यानी जो भी हमारे लॉ एंड ऑर्डर बनाने वाले लोग हैं उसी को हम लोग जूरिस्टिक एंटिटी कह सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर बनाने वाले लोग जो क्या बना रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर। तो ये जूरिस्टिक एंटिटी वाले जो लोग हैं ये इसमें आएंगे, किसमें, पब्लिक इंटरेस्ट में, क्योंकि यही लोग जूरिस्टिक एंटिटी वाले लोग हैं, लेजिस्लेचर हैं और हमारे एग्जीक्यूटिव हैं और हमारे जुडिशरी हैं, यही लोग बनाते हैं और चीज़ों को फॉलो कराते हैं। तो ये भी जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट में काम करेंगे। और इनको हम लोग कह सकते हैं गार्जियन ऑफ सोशल इंटरेस्ट, यानी जो हम लोगों के ये हैं, कौन है, हम लोगों के जो जुरिस्टिक एंटिटी हैं इसी को हम लोग गार्जियन ऑफ सोशल इंटरेस्ट कह सकते हैं, क्योंकि समाज के इंटरेस्ट को बचाने का इनका काम है, क्योंकि पब्लिक का काम देख रहे हैं। तो गार्जियन ऑफ सोशल इंटरेस्ट किसको कहा है, गार्जियन ऑफ सोशल इंटरेस्ट इन्होंने किसको कहा है, तो स्टेट को इन्होंने कहा है गार्जियन ऑफ सोशल इंटरेस्ट। स्टेट का काम है कि आप समाज के इंटरेस्ट को बना के रखें, आप गार्जियन है। जैसे सुप्रीम कोर्ट को गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, इसी तरह से गार्जियन ऑफ सोशल इंटरेस्ट रॉस्को पाउंड ने किनको कहा है, स्टेट को कहा है कि आपकी जिम्मेवारी है कि आप अपने जो भी हैं समाज में हर एक तबके के लोगों का अच्छे से ध्यान रखिए, उनके अनुसार रूल बनाइए, ऐसा रूल बनाइए कि उनको अच्छे से सुविधा मुहैया हो सके, उनको अच्छे से फैसिलिटी प्रोवाइड हो सके। तो ये था हमारा पब्लिक इंटरेस्ट जो खत्म हो गया। अब हम आते हैं सोशल इंटरेस्ट। तो आप लोग भी इस तरह से पॉइंट वाइज करके लिखिएगा ना तो नंबर अच्छा आएगा एग्जाम में। तो आप लोगों को पॉइंट वाइज लिखना पड़ेगा। सोशल इंटरेस्ट क्या होता है, तो सोशल इंटरेस्ट ये होता है जिसमें कुछ क्लेम हो, कोई क्लेम करे कि हाँ हमको ये चीज़ चाहिए, या कोई डिमांड करे। उदाहरण के तौर पे क्या है, अभी LGBT के लिए बार बार मैं LGBT बता रहा हूँ क्योंकि ये गर्म मुद्दा है, तो इससे आप लोग को जल्दी समझ में आएगा। ये गर्म मुद्दा का करने का मतलब ये बहुत ज़्यादा अभी न्यूज में चल रहा है। सोशल इंटरेस्ट चाहिए, समाज का क्या इंटरेस्ट है, वो क्लेम कर रहे हैं या डिमांड कर रहे हैं कि नहीं हमको LGBT को शादी का, LGBTQR को शादी का चाहिए परमिशन, तो वो चल रहा है। तो ये सोशल इंटरेस्ट है। तो सोशल इंटरेस्ट कब हो सकता है, जब कोई इंसान क्लेम करे या डिमांड करे अपने किसमें, सोशल लाइफ में, जो उसके समाज में जो घटनाएं चल रही है उसका सोशल लाइफ है। दो लोग एक साथ रह रहे हैं, लड़की लड़की या लड़का लड़का, LGBT जो भी है, तो उनकी सोशल लाइफ है। उस सोशल लाइफ में वो क्या कर रहे हैं, क्लेम या डिमांड कर रहे हैं कि हमको ये चीज चाहिए। तो वो क्या, क्लेम और डिमांड जो है वो जेनरलाइज होना चाहिए। क्लेम और डिमांड जो है वो जनरल होना चाहिए, जनरलाइज होना चाहिए। जनरलाइज किसके द्वारा होना चाहिए, ये जो जनरलाइज होना चाहिए क्लेम किसी सोशल ग्रुप के द्वारा। तो LGBT ग्रुप है उनके द्वारा मांगा जा रहा है, और उनको हेड जो है वो नालसा वगैरह जो है वो उनका है, तो ग्रुप। तो इस तरह से आप चीज़ों को समझ सकते हैं, अगर दिक्कत आए तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये सोशल इंटरेस्ट में बता रहा था, अभी खत्म नहीं हुआ है। तो सोशल इंटरेस्ट जो है इसमें क्या क्या चीज़ आएगी, सोशल इंटरेस्ट में आ सकता है जो भी चीज़ें हैं। सोशल इंटरेस्ट में पब्लिक सेफ्टी आएगी कि हाँ लोगों को जो पब्लिक सेफ्टी के लिए लोग क्लेम कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं कि हाँ हमको ये दिया जाए। उदाहरण के तौर पर किसी की जीवन की खतरा होता है तो बॉडी गार्ड मांग लेता है कि हमको बॉडी गार्ड दे दीजिए ताकि हमको पब्लिक से सेफ्टी मिल सके। या जो भी पब्लिक रह रहा है तो पब्लिक के साथ कोई भी घटना न घटे, इसके लिए जो भी है वो सरकार सुविधा मुहैया कराती है। जब भी कोई भाषण चल रहा होता है नेता वगैरह का या कुछ और होते रहता है रोड वगैरह पर, तो पब्लिक सेफ्टी के लिए जो है वो बनाया गया है। जो हमारा लाइट वगैरह है या कुछ ना हो तो पब्लिक सेफ्टी के लिए भी सोशल इंटरेस्ट में चीज़ों का डिमांड या क्लेम किया जा सकता है। ये पब्लिक सेफ्टी के लिए हो गया। उसके बाद पीस मेंटेन करने के लिए, कहीं पर भी जो है शांति नहीं है तो पीस मेंटेन करने के लिए भी मांग सकते हैं हम लोग।
तो पीस मेंटेन करने के लिए भी हम लोग सोशल इंटरेस्ट में चीज़ों को मांग सकते हैं। जो भी ऑर्डर है, जो भी लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है, उसको मांगने के लिए जो भी ऑर्डर दिया गया है, अगर ऑर्डर गलत है तो उस ऑर्डर के खिलाफ भी हम लोग सवाल उठा सकते हैं, धरना कर सकते हैं। तो सोशल इंटरेस्ट में ये भी चीज़ आती है कि ऑर्डर जो है वो सोशल इंटरेस्ट में यानी सोसाइटी के इंटरेस्ट में बननी चाहिए। उसके बाद जो भी है पब्लिक के हेल्थ को बढ़िया करने के लिए भी आप लोगों को सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि सोशल इंटरेस्ट में काम करें, और इसके लिए भी लोग डिमांड कर सकते हैं पब्लिक हेल्थ के लिए भी। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या कोई डाउट है तो बताइए यहाँ तक। बस अब खत्म करने ही वाले हैं, ब्रेक देने ही वाले हैं, ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। तो इसमें यही है कि सोशल इंटरेस्ट जो है वो इसीलिए बनाया जाता है ताकि लोगों को सिक्योरिटी मिल सके समाज में। सोशल इंटरेस्ट इसलिए बनाया जाता है ताकि क्या हो सके, सिक्योरिटी मिल सके। कहाँ मिल सके? समाज में लोगों को सिक्योरिटी मिल सके, और समाज में सिक्योरिटी मिल सके, और साथ साथ जो भी है समाज में सोशल सिक्योरिटी मिल सके। सोशल सिक्योरिटी मिल सके यानी समाज में बहुत सारे लोग हैं, उनसे सिक्योरिटी मिल सके। डोमेस्टिक सिक्योरिटी मिल सके, घर के नहीं होता है, घर में लोग रह रहे हैं और घर के बाहर गार्ड वगैरह खड़ा करा लेते हैं। सलमान खान का अगर धमकी दिया था लॉरेंस बिश्नोई, सलमान खान चाहते तो अपना डोमेस्टिक सिक्योरिटी ले सकते थे। तो जो सिक्योरिटी है वो कैसी हो सकती है? सोशल हो सकती है, डोमेस्टिक हो सकती है, रिलीजियस हो सकती है। रिलीजन को कोई वो मंदिर मस्जिद कोई तोड़ ताड़ ना करे, इसके लिए सोशल इंटरेस्ट में जो है बाहर जो देखते होंगे आप लोग, पुलिस वगैरह खड़ी होती है। क्यों? क्योंकि सोशल इंटरेस्ट को बचाया जा सके, क्योंकि लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है, तो आस्था के साथ जो है वो खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और इकोनॉमिक अफेयर्स को भी सिक्योरिटी देने के लिए, कोई इंसान के पास बहुत अच्छा से वो इकोनॉमिक अफेयर चला रहा है तो उसके इकोनॉमिक अफेयर को चलाने में उसको दिक्कत परेशानी ना हो, तो ये भी सोशल इंटरेस्ट का चीज़ है। तो इसके लिए भी वो मांग सकता है, डिमांड कर सकता है कोई भी इंसान, उसको दिया जाएगा सरकार की तरफ से। या जनरल मोरल्स, जो भी जनरल मोरल है लोगों का कि हाँ ये चीज़ होना चाहिए, वो मोरल फॉलो नहीं हो रहा है, इसके लिए भी डिमांड किया जा सकता है। और ये भी जो है जनरल मोरल्स, ये भी सोशल सिक्योरिटी के अंदर आएंगे। जनरल मोरल का मतलब हुआ उदाहरण के तौर पे कि कोई अगर हम मोरल क्या होना चाहिए, हमें बड़े का सम्मान करना चाहिए, या कोई तो प्रधानमंत्री हमारे बड़े हैं तो ये भी एक प्रकार का हमारा मोरल है कि हम लोगों को प्रधानमंत्री के बारे में गाली या राष्ट्रपति के बारे में गाली नहीं देना चाहिए। जब वो गुजर रहे हैं तो कोई गाली देता है तो उनकी सिक्योरिटी के लिए लोग होते हैं, वो पकड़ के ले जाएंगे, ये मोरल है। तो इस तरह की है मोरल चीज़ें, तो आप समझ पा रहे होंगे। तो आप लोगों को मालूम होगा कि अगर कोई किसी का पुतला जलाता है तो उसमें आप किसी को जेल नहीं ले जा सकते। ये आईपीसी में आप लोग पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इसी तरह मैं बता दिया, तो ये मोरल के खिलाफ है, लेकिन इसमें जेल नहीं हो सकती है, सोशल इंटरेस्ट में नहीं माना जाता है, क्योंकि ये एक प्रकार का विद्रोह करने का है, एक प्रकार का आपके पास टूल है जिससे आप अपनी जो भी चीज़ें हैं वो दिखा सकते हैं। इसमें किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, इसके वजह से किसी के पुतला जलाने के चलते जेल नहीं किया जा सकता। अगर करेंगे तो उनकी, अगर कोई अच्छा लॉ जानने वाला हो तो पुलिस को बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी कर देगा। अब हम खत्म करने जा रहे हैं सोशल इंटरेस्ट। तो सोशल इंटरेस्ट जो भी है वो इसलिए बनाया जाता है ताकि कन्फ्लिक्ट ना हो लोगों के बीच। उदाहरण के तौर पे कोई अगर लेबर रह रहा है और लेबर को जो है वो पैसा कम मिल रहा है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो है वो अच्छे से नहीं चल रहा है, तो उसमें डिमांड कर सकता है कि हमको ये दीजिए। तो डिमांड को फुलफिल कर देते हैं ताकि कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो और अच्छे से काम चल सके। तो आपको समझ में आ रहा होगा, जो मिनिमम वेजेज है उसको भी बढ़ाया जा सकता है अगर सोशल इंटरेस्ट में वो जरूरी हो तो। ये सारी बातें हैं। उसके बाद ये भी चीज़ें जो हैं हम लोग देख सकते हैं कि जो भी फैक्ट्री ऑनर है, हाँ, तो मैं बता रहा था कि जो भी फैक्ट्री ऑनर हैं वो चीज़ों को बहुत आसानी से वो कर लेते हैं ताकि सोशल इंटरेस्ट को बना के रख सके और लोग क्लेम को मान लेते हैं। तो रॉस्को पॉन्ट जो है उन्होंने क्या बताया है, इंडिविजुअल और ग्रुप के बारे में बताया है कि उनको जो राइट है उसको डिफेंड करने चाहिए। सोशल इंटरेस्ट हमारा खत्म हो गया। अब हम देख रहे हैं रॉस्को पॉन्ट का क्या कहना था। रॉस्को पॉन्ट का कहना ये था कि जो भी इंडिविजुअल इंटरेस्ट है उसको क्या करना चाहिए, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को बचाना चाहिए, इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बारे में सोचना चाहिए और उनको देना चाहिए जो रिकॉग्निशन, ताकि वो अच्छे से अपने इंटरेस्ट को समझ सकें और उनके रिकॉग्निशन देंगे तभी वो अच्छे से अपने लाइफ को बिता सकेंगे और उनका लाइफ अच्छा बन पाएगा। तो इनका मतलब यही था कि जो भी है रॉस्को पॉन्ट के अनुसार इंडिविजुअल या ग्रुप में रिकॉग्निशन देने के लिए नए राइट जो हैं आ रहे हैं उसको एस्टेब्लिश करना चाहिए। न्यू राइट को क्या करना चाहिए, एस्टेब्लिश करना चाहिए, जो राइट सही हो ताकि लोगों को उनका हक मिल सके। तो न्यू राइट को क्या करना चाहिए, एस्टेब्लिश करना चाहिए। उसके साथ साथ इनका ये कहना है
कि जो भी रिजल्ट आएंगे उससे चीज़ों को कन्फ्लिक्ट ना पैदा हो। अगर कोई चीज़ बना दिया गया उससे कन्फ्लिक्ट ना पैदा हो, इसके लिए लेजिस्लेचर को आर्टिकल 368 आपको मालूम होगा, 368 का इस्तेमाल करके चेंज कर सकते हैं। या जो जुडिशियल प्रोसीडिंग है, जुडिशियल एक्टिविज्म उसको बोलते हैं, तो जो पावर का अपना इस्तेमाल करके चेक करके जो 141 में सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है स्टेयर डेसाइसिस, तो इसको फॉलो करके बदल सकते हैं। अगर कोई सोशल इंटरेस्ट में नहीं है किसी भी चीज़ जो पहले से बनाई गई है या बाद में भी बनी है, उसको वो चेंज कर सकते हैं। ये उनके पास पावर है, कोर्ट के पास, ये फॉलो कर सकते हैं। या लेजिस्लेचर भी रूल एंड रेगुलेशन बना के चेंज कर सकते हैं। रॉस्को पाउंड ने बताया कि जो भी एफर्ट किए जाते हैं ताकि रिजॉल्व किया जा सके प्रॉब्लम को, और ये प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हम लोगों को फॉलो करना चाहिए। अगर ये लेजिस्लेशन और कोर्ट का अगर ये नहीं है, लेजिस्लेशन और कोर्ट अगर अवेलेबल नहीं है, तो ये दिक्कत हो सकती है। लोगों को खुद से अपने समाज में किसी भी इंसान को आगे बढ़ चढ़ के सोशल इंजीनियरिंग को फॉलो करके हेल्प करना चाहिए और समाज में चेंज लाने के प्रति काम करना चाहिए। जिस समाज में लॉ एंड ऑर्डर ना हो और लेजिस्लेशन ना हो, उसके बारे में भी जॉन ऑस्टिन ने बताया है, क्योंकि उस समाज में बहुत जगह ऐसा था जहाँ पे अच्छे से लॉ एंड ऑर्डर नहीं चलते थे। उसके बाद जो है लॉ जो है वो बेस्ड होगा किसके ऊपर? लॉ मैंने आपको बताया था, लॉ किसके ऊपर बेस्ड होगा? लॉ बेस्ड होगा इंटरेस्ट पे, इंसान का क्या इंटरेस्ट है उस पर बेस्ड होगा। उसके बाद जो भी थ्योरी है वो थ्योरी क्या होगा? बैलेंस करेगा एक दूसरे को, और ये एम करेगा कि हम लोग बैलेंस करके जो भी इंटरेस्ट है उसको बैलेंस करेगा कि हम लोग सोशल जूरिस्प्रूडेंस को पा सकें। सोशल जूरिस्प्रूडेंस का मतलब होता है कि समाज में लोगों के लिए बराबरी का अधिकार हो और लोग अच्छे से अपना लाइफ बिता सकें। लोगों के मन में टेंशन ना हो, डर ना हो, भय ना हो। लोग ऐसे अपना लाइफ जिए जैसे कि वो उनके लाइफ का सबसे अच्छा दिन हो, हर एक दिन ऐसा बीते। तो सोशल जूरिस्प्रूडेंस तक तभी हम पहुंच सकते हैं जब अच्छे से चेक एंड बैलेंस करें। क्या करें? चेक एंड बैलेंस करेंगे हम लोग सोशल इंटरेस्ट को। जब हम चेक एंड बैलेंस करेंगे सोशल इंटरेस्ट को, समाज में जो लोगों का इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट बढ़िया है, तभी हम लोग चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं। पाउंड ने जो भी इंटरेस्ट थ्योरी है उसके बारे में बताया है कि इसका जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा विविड है, बहुत ज़्यादा वाइड है, और इसके स्कोप को समझते हुए हमको आगे बढ़ना चाहिए। और उसके बाद हमारा थोड़ा सा बचा हुआ है, ज़्यादा नहीं, 5 मिनट बस लगेगा। उसके बाद इस सेशन को हम लोग खत्म करेंगे, फिर दोबारा कुछ 5-10 मिनट में शुरू करेंगे। उसके बाद जो भी प्रिपरेशन किया जा रहा है, जो भी है वो इंडिविजुअल और पब्लिक के लिए होना चाहिए। जो भी सिलेक्शन किया जा रहा है इंटरेस्ट का, वो लीगली रिकॉग्नाइज होना चाहिए। मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, अब मैं लिख नहीं रहा हूँ ताकि जल्दी कंप्लीट हो जाए। जो भी प्रिपरेशन है वो क्या होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए जिससे लोगों को हेल्प मिल सके। और जो भी सिलेक्शन हम लोग करेंगे चीज़ों का, ऐसे चीज़ों का सिलेक्शन करेंगे सोशल इंटरेस्ट का जो लॉ उसको रिकॉग्नाइज करती है, और वो अच्छा होना चाहिए, लोगों के लिए वेलफेयर के लिए होना चाहिए। और जो भी चीज़ें हैं उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या जो चीज़ें हैं वो लिमिट, जो भी डिमार्केशन और डिफिनीशन जो भी है वो लिमिट नहीं करना चाहिए लोगों के इन चीज़ों को। लोगों को जितना हो सके उतना ज़्यादा देना चाहिए, लोगों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। उसका जो भी कंसिडरेशन दिया जाएगा लॉ के द्वारा, वो कंसिडरेशन जो होगा उसको हम लोग एक्नॉलेज करेंगे, चेक करेंगे क्या सही है क्या गलत है, और उसके बाद हम लोग उसमें जो भी सही लगेगा उसको करेंगे। उसका जो भी इवोल्यूशन है चीज़ों का, कोई प्रिंसिपल का अगर कोई वायलेशन करता है, इवोल्यूशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ वायलेशन ऑफ दिस इंटरेस्ट, तो हम लोगों को इवोल्यूएशन करना होगा, समय समय के अनुसार चेंज, बदलाव लाना पड़ेगा ताकि अच्छे से हम लोगों तक चीज़ों को पहुंचा सके। जो भी प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल को पहुंचा के लोगों के इंटरेस्ट को अच्छे से फुलफिल कर सके, नहीं तो उनके वायलेशन हो जाएगा, उससे अच्छा नहीं हो पाएगा। उसके बाद जो भी है पाउंड के अनुसार जो भी प्रैक्टिकल, जो भी कॉमन सेंस है लोगों के पास, वो कॉमन सेंस जो है वो कोर्ट को चेक करना चाहिए और कोर्ट को उनके इंटरेस्ट के अनुसार फैसला देना चाहिए, जिसमें लिस्ट फ्रिक्शन होगा। लिस्ट फ्रिक्शन यानी जिसमें बहुत जो भी चीज़ें होंगी जो बहुत खराब होंगी। मतलब लिस्ट फ्रिक्शन का मतलब होता है जो बहुत कम, मतलब बहुत कम वैल्यू का होना चाहिए, जो बहुत जिसकी कोई वैल्यू ना हो, लिस्ट फ्रिक्शन। तो जो लिस्ट फ्रिक्शन होगी और वेस्ट होगी उसको हटा देना होगा, उस चीज़ों को नहीं रखना होगा। ये रॉस्को पाउंड के अनुसार कहना है जो भी इंसान के इंटरेस्ट में लिस्ट फ्रिक्शन है, जिसका बहुत कम वैल्यू है। उदाहरण के तौर पे एक इंसान है, इंसान के लिए उदाहरण के तौर पे हम मानते हैं कि तो ये इंसान की नज़र में, इंसान का एक लाइफ जी रहा है, तो अगर हम लोग इंसान की नज़र में वैल्यू क्या है,
कम वैल्यू है कि हम इंसान को लिमिट नहीं करेंगे उसको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो उसके लिए रूल एंड रेगुलेशन नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये लिस्ट फ्रिक्शन है, कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता है, कोई वेज खा रहा है नॉन वेज खा रहा है, इसके ऊपर सरकार रूल नहीं बना सकती है ना। ये लिस्ट फ्रिक्शन है, इसके ऊपर रूल नहीं बनाना चाहिए। अगर बनाएंगे तो ये वेस्ट होगा, क्योंकि ये लोगों के लाइफ को र्यूंड कर देगा, बर्बाद कर देगा। तो लिस्ट फ्रिक्शन की चीज़ों के अनुसार हम लोगों को रूल एंड रेगुलेशन नहीं बनाना चाहिए। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो भी चीज़ें हैं ये पर्पस को तभी सॉल्व कर पाएंगी जब कोर्ट जो है वो ध्यान देकर सभी चीज़ों को बनाए, और कोर्ट ट्राई करे कि सब सभी पब्लिक के इंटरेस्ट में रूल एंड रेगुलेशन को बनाया जाए, और जो भी चीज़ें हैं वो बैलेंस होनी चाहिए, किसी को ज़्यादा किसी को कम नहीं होना चाहिए, सबको एक बराबर मान सम्मान मिलना चाहिए। और पब्लिक जो भी सोशल इंस्टीट्यूशन में रह रहे हैं इनके ऊपर यूटिलिटेरियन बैलेंस ट्राई करना चाहिए। मैक्सिमम गुड फॉर द मैक्सिमम ये जर्मी बेंथम का है, लेकिन यूटिलिटेरियन का मतलब यहाँ जो है वो कहने का मतलब है कि हर एक लोगों के लिए यूटिलिटी प्रोवाइड करे, ऐसा रूल एंड रेगुलेशन होना चाहिए। क्या करें, जो अच्छे से लोगों को यूटिलिटी प्रोवाइड कराए, ऐसे रूल एंड रेगुलेशन बनने चाहिए। और उसके साथ साथ ताकि चेक एंड बैलेंस रखे, ताकि ज़्यादातर लोगों को ज़्यादा गुड मिल सके और ज़्यादा हेल्प मिल सके। यूटिलिटेरियन थ्योरम इसे ही है, और जर्मी बेंथम का भी यही कहना था, और इनका भी इनडायरेक्टली यही कहना है। डायरेक्टली इन्होंने नहीं कहा है मैक्सिमम गुड फॉर द मैक्सिमम पीपल या ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, इन्होंने नहीं कहा है, ये जर्मी बेंथम का थॉट है। लेकिन ये भी यूटिलिटेरियन थ्योरी इनका भी सोच था कि ज़्यादातर लोगों का भला होना चाहिए। लॉ जो है वो बनाया गया है ताकि लोगों को क्या हो सके, पीसफुल सॉल्यूशन मिल सके, इसीलिए लॉ बनना चाहिए, इनके कहने का मतलब है। जैसे इंडिया में आर्टिकल 19(1)A जो है और 19(1)(2) जो है वो दिया गया है। क्यों दिया गया है? ये दिया गया है ताकि जो भी इंडिविजुअल है उनका सोशल इंटरेस्ट पूरा हो सके, इंसान के पास पावर हो कि वो अगर कुछ गलत हो तो उसके खिलाफ आवाज़ उठा सके और बता सके, ताकि वो अपने फंडामेंटल राइट को पा सके, और अपना जो स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जो राइट दिया गया है सिटीजन ऑफ इंडिया को, उसको फॉलो कर सके। और ये जो है एब्सोल्यूट फ्रीडम, अगर इसको हम लोग दे देंगे तो ये डेंजरस हो सकता है, इसीलिए इसमें एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं दिया गया है। और इसको लोगों ने कंटेम्प्ट किया है, इसको रोका है। किसके आधार पर रोका है? सिक्योरिटी के आधार पर रोका है कि यहाँ सिक्योरिटी के खिलाफ अगर आप बात करते हैं, सिक्योरिटी के बारे में या मोरालिटी के बारे में बात करते हैं, तो ये भी जो है सिक्योरिटी और मोरालिटी के बारे में इसमें नहीं बात किया जा सकता है। सिक्योरिटी हुआ, उसके बाद हमारा मोरालिटी हुआ, उसके बाद हमारा क्या हुआ, उसके बाद हमारा और भी चीज़ें हैं ना इसमें, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, डिफेमेशन है, मैं लिख देता हूँ, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, ऐसे आप बातें नहीं बोल सकते। अगर आप बोलेंगे तो आपके पास एक्सप्रेशन है तो आपको ये सब आधार पर रोका गया है। उसके बाद इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, किसी भी चीज़ को आप इंसाइटमेंट कर रहे हैं, यानी भड़का रहे हैं, तो इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, इसके लिए भी बोल के तो आप पर कार्रवाई किया जा सकता है। तो ये सब में इम्पोज किया गया है। तो ऐसा नहीं सोशल इंटरेस्ट में आपके पास पावर दे दिया गया तो आपके पास एब्सोल्यूट पावर होगा, आप पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी लगाया जा सकता है। ये रॉस्को पॉन्ट का कहना था सोशल इंजीनियरिंग में कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो है वो जरूरी है। अगर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं लगता है तो काफ़ी दिक्कत परेशानी लोगों को हो सकती है। उदाहरण के तौर पर हम लोग देख सकते हैं कि जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है उसको बैन किया गया है। क्यों बैन किया गया है? मोरलिटी और पब्लिक पॉलिसी के आधार पर चाइल्ड पॉक्सो एक्ट के अनुसार बंद कर दिया गया है। क्यों बंद कर दिया गया? बैन कर दिया गया है। मोरलिटी और पब्लिक पॉलिसी के अनुसार इसको बंद कर दिया गया है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी को अगर करते हैं, पाए जाते हैं, तो जेल भी हो सकता है। पॉक्सो एक्ट 2012 प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, उसके अनुसार। अब आते हैं लास्ट, इसका जो भी पॉइंट बचा हुआ है, जो सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी है वो इस आधार पर हम लोग इसको बता सकते हैं। सिविलाइज्ड तभी हो सकता है, इस आधार पर सिविलाइज्ड हो सकता है। सिविलाइज्ड कैसे हो सकता है? तो सोशल इंजीनियरिंग जो है वो किस नेचर का है उसके आधार पर हो सकता है, और उसमें हम लोग एडिशन कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ताकि वो समय समय पर बदलाव आ सके और लोगों के लाइफ में चेंज ला सके, और लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड कर सके, लोगों के लाइफ में क्या दे सके? प्रायोरिटी दे सके, और जो भी रिलेटिव हैं, नेचुरल जो भी चीज़ें हैं वो नेचुरल वैल्यू को प्रदान कर सके। पॉन्ट ने जो इंजीनियरिंग टर्म इस्तेमाल किया है, इसका मतलब ये है कि एक प्रकार का ये क्या है? फैक्ट्री है। क्या है? एक प्रकार का फैक्ट्री है। इंजीनियरिंग एक फैक्ट्री है ना, वहाँ से इंजीनियर तैयार होते हैं। तो एक प्रकार का फैक्ट्री है, एक प्रकार का जैसे कि कोई एक मैकेनिज्म है, एक तरीका है इंजीनियरिंग, जिस तरीका के अनुसार जो भी है सोशल प्रोसेस को फॉलो कराया जा सकता है, और यही अप्लाइड इंजीनियरिंग होगा। सोशल अप्लाइड इंजीनियरिंग कहलाएगा, क्योंकि ये क्या कराएगा? ये लोगों से चीज़ों को फॉलो कराने का तरीका बताएगा और लोग इसको फॉलो करेंगे, जो हम लोगों ने डिस्कस किया है।
पाउंड के अनुसार, रॉस्को पाउंड के अनुसार ये राइट नहीं है कि सोसाइटी में जो भी चीज़ें हैं पहले से चलती आ रही हैं उसी चीज़ों को चलते रहने दिया जाए, उसमें बदलाव नहीं किया जाए, ऐसा नहीं है। बदलाव समय समय पर करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो समाज है वो स्टैग्नेंट नहीं है, डायनेमिक है। समाज समय के साथ साथ बदलते रहता है, इसीलिए समाज के साथ साथ हम लोगों को बदलते रहना चाहिए और रूल एंड रेगुलेशन जो भी है उसको चेंज करते रहना चाहिए। पाउंड ने ये भी ध्यान दिया है कि जो भी लॉ है जो डेवलप होता है सोसाइटी में वो सोशल नीड और डिजायर के अनुसार होता है। जैसे कि मैंने बताया था कि समाज की क्या नीड है और समाज का क्या डिजायर है, उसके अनुसार वो डेवलप होता है। और डेवलप होने के बाद ये जो रिकॉग्नाइज इसको किया जा सकता है, जो चीज़ें सही हैं और जो चीज़ें गलत है उसको रिजेक्ट कर दिया जा सकता है, उसको फॉलो नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा है। उसके बाद इनकी जो थ्योरी है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के आधार पर घूमती है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे घूमती है मैं बता रहा हूँ। जो इनका थॉट है रॉस्को पाउंड का क्या है, रॉस्को पाउंड का थ्योरी है जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अनुसार घूमती है, क्योंकि इसमें लीगल ऑर्डर जो लेजिस्लेशन का है वो एक तरफ से आ रहा है या कोर्ट ऑफ जजमेंट से आ रहा है। एक सेंटर है, कोई पावर है, वो सेंटर से वहाँ से वो क्या कर रहा है, लोगों को अलग अलग प्रकार से ऑर्डर दे रहा है और यहाँ पर लोग हैं, लोग जो हैं उसको क्या कर रहे हैं, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं और लोगों को लिमिट कर रहा है कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए। तो ये जो है इन्फोर्स कर रहा है लोगों को चीज़ों फॉलो करने के लिए। तो इसीलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक हम लोग उदाहरण मांग सकते हैं और जो है वो लोगों के डिसीजन को चेंज करने का मदद कर रहा है। अगर लोगों का डिसीजन है कि हाँ हमको मिलजुल के अगर करना है, धर्म मिलजुल के सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना है, तोड़फोड़ करना है, तो तोड़फोड़ करने लोग चले जाएंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। तो लोगों को क्या कर रहा है, लिमिट कर रहा है, लोगों को लिमिट कर रहा है और लोगों की लाइफ को आसान बना रहा है। तोड़फोड़ कर देगा तो बहुत सारे लोगों का लाइफ खतरे में जा सकता है, तो किसी लोगों की लाइफ को आसान बना रहा है और किसी को लिमिट कर रहा है। इस तरह से ये इफेक्टिव वे में इस्तेमाल हो सकता है। और साइंटिफिक सोसाइटी जो है वो समय समय पर चेंज होते हैं और समय समय पर लेजिस्लेचर को इसको रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए और इसमें चेंज लाने का प्रयास करना चाहिए। इसके बावजूद भी इनका क्रिटिसिज्म किया गया है और कहा गया है कि इनकी जो भी थ्योरी थी वो ग्रेट है, इंस्पायर करती है लोगों को, लोग अच्छे तरीके से फील्ड में काम कर सकते हैं। और इनका जो बताने का तरीका था वो तरीका जो था काफ़ी रिसर्च के आधार पर था और गुड लॉ मेकिंग के आधार पर था, रिस्पॉन्सिबल था और इनका जो टास्क था वो काफ़ी बढ़िया था। एडवोकेट वगैरह के लिए ये काफ़ी अच्छा है, एडवोकेट वगैरह इसको फॉलो करके समाज में बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। और इन्होंने जो चीज़ें बताई वो लोगों के इंटरेस्ट में थी और लोग इसको फॉलो करके लाइफ में बहुत अच्छे चीज़ें ला सकते हैं। इससे लोगों को लिबर्टी और इक्वलिटी मिल सकता है, लिबर्टी एंड इक्वलिटी लोगों को मिल सकता है सोशल इंजीनियरिंग को फॉलो करके। और लास्ट पॉइंट, सोशल इंजीनियरिंग जो है वो फ्रीडम प्रोवाइड करता है लोगों को, कंट्रोल दे के लोगों को एक प्रकार का कंट्रोल देता है कि हाँ हम आपके साथ हैं, अगर कोई गलत करेगा तो हम उसको सबक सिखाएंगे। तो लोगों को कंट्रोल देता है और कंट्रोल देने के चलते लोगों का जो भी है लॉ फॉलो अच्छे से होता है और लॉ फॉलो होने के चलते लोगों का लाइफ जो है वो आसान हो जाता है, लाइफ ईजी हो जाता है। तो हमारा यहाँ पे रॉस्को पाउंड का सोशल इंजीनियरिंग खत्म हुआ। तो उम्मीद है कि आप लोगों को रॉस्को पाउंड का सोशल इंजीनियरिंग समझ में आ गया होगा। अब बताइए 5 मिनट का ब्रेक लें या 10 मिनट का लें या 15 मिनट का लें, जैसा आपको बताइए। यहाँ तक में आप लोगों का क्लियर है, समझ में आया? आप लोग बाद में रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं फास्ट मोड में। और मैंने अपनी तरफ से सोशल इंजीनियरिंग जितना हो सका मैंने समझाने का कोशिश किया है। और हर एक एग्जाम में सोशल इंजीनियरिंग का चांसेज होता है आने का, क्योंकि सोशल इंजीनियरिंग में बहुत अच्छी बातें बताई गई हैं और ये पूछा जाता है, तो ये लोगों के लिए बढ़िया है। तो कितने मिनट का गैप लिया जाए बताइए सुष्मिता जी और अंशुजी, फिर कंटिन्यू करेंगे हम। एक भी लोग पढ़ने वाला रहेगा तो मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरा ये मानना है। ठीक है, 15 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। 15 मिनट मेरा ये मानना है कि एक लोग भी अगर होंगे लाइव में तब भी मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि लोग पढ़ेंगे और लाइफ में आगे बढ़ेंगे। तो एक लोग होंगे तो मेरे लिए होगा आसान, क्योंकि 1-2 लोग, जितने भी लोग रहेंगे, ज़्यादा लोग रहेंगे तो अच्छी बात है, पर कम से कम एक लोग भी रहेगा तो इससे मुझे मालूम चलता रहेगा कि हाँ अगले को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं तो मैं चाहता तो नॉर्मल रिकॉर्ड करके भी डाल देता, लेकिन मैं लाइव इसलिए करा रहा हूँ ताकि मैं लोगों के इंप्रेशन को देख सकूँ, समझ सकूँ कि लोग समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, और लोगों को डाउट है तो मैं क्लियर करा देता हूँ। ठीक है, तो 15 मिनट का गैप लेते हैं। 4:40 हो गया, 4:55 पे मिलते हैं। फिर सेम लिंक से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, यही लिंक रहेगा। 4:55 से दोबारा हम लोग अपने सेशन को शुरू करेंगे और अगला जो भी स्कूल ऑफ थॉट है उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए यही सेशन को रोकते हैं और फिर अगले सेशन में नए टॉपिक से हम लोग शुरुआत करते हैं। और जिनको भी इस वीडियो में कोई भी डाउट हो वो नीचे यूट्यूब में कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिएगा और मैं आप लोगों का डाउट क्लियर कर दूंगा। या आप लोग को कोई डाउट है तो आप लोग मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं।
मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, 455 में मिलते हैं, आप लोग लीव कर सकते हैं। 455 में दोबारा शुरू करेंगे। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर लिख रहा हूँ 9044768272। ठीक है, तो इसी नंबर पर आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करके मैं बता दूंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद इतना कीमती समय देकर आप लोगों का सुनने के लिए और समझने के लिए। उम्मीद है कि आप लोगों का एग्जाम काफ़ी अच्छा हो। इस वीडियो को देखने के बाद इस क्वेश्चन को आप अच्छे से लिख पाए जो मैंने आज पढ़ाया है अभी 1 घंटे में।